রেকর্ডিং স্টার্ট করছি, একটু কনফার্ম কর। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার হচ্ছে। स्टार्टेड ना। ओके सर, थैंक यू। হ্যাঁ স্যার। अच्छा देखो सर, हम लोग अगेन गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज टेक्निकल क्लास करेंगे सर, ठीक है। डेरिवेटिव का क्लास कंटिन्यू रहेगा, मतलब बाकी वीक में कल उसके बाद चलेगा सर। डेरिवेटिव तो चलेगा, स्ट्रेटेजी कंप्लीट कर लेंगे एक बार, लेकिन टेक्निकल ऑलमोस्ट 15-20 डेज ऑफ है। तो मैंने सोचा कि टेक्निकल को वापस स्टार्ट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको आगे आगे रिसर्च का भी एग्ज़ाम देना है और टेक्निकल का भी एनएसी का एग्ज़ाम देना है। तो फिर टेक्निकल ऑफ हो जाने से थोड़ा मुझे भी खराब लगता है, इसलिए क्योंकि टेक्निकल के साथ ना ऑलवेज एक मार्केट का लाइव कॉन्सेप्ट का साथ एक जुड़ाव रहता है। नहीं तो ना ऐसा लगता है कि मार्केट से हम लोग थोड़ा दूर हो गए। तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग आज थोड़ा सा टेक्निकल क्लास वापस स्टार्ट करते हैं। आज मैं एक ऐसा टॉपिक करवाऊंगा जो लोग टेक्निकल का बेसिक्स भी नहीं जानता है उससे भी समझ में आएगा, और जिनका बेसिक्स अभी बाकी है वो आगे आगे टेक्निकल बेसिक्स भी करेंगे। लेकिन फिलहाल आज क्या पढ़ूंगा सर आज मैं आपके साथ ये बात करूंगा। एक थ्योरी है, बड़ी पॉपुलर थ्योरी, बहुत पॉपुलर एक थ्योरी है। थ्योरी का नाम है सर, देख के बताता हूँ क्या नाम है, डाउ थ्योरी। ऐसे दो इंपॉर्टेंट थ्योरी टेक्निकल के बारे में बहुत पॉपुलर है। वन इज एलियट वेव एंड अनदर इज डाउ। वेरी वेरी पॉपुलर सर, मे भी आप लोग जानते हो, और अगर नहीं जानते तो सुन लो सर। ये भी टेक्निकल एनालिसिस का ही पैरामीटर है। ऐसे टेक्निकल को पढ़ने का एक सिस्टम होता है। सिस्टम ऐसा है कि टेक्निकल एनालिसिस सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड सेटअप करके देता है ना। उसके बाद टेक्निकल आपको चार्ट बताते हैं कि टेक्निकल पे मार्केट में अलग अलग जो चार्ट होते हैं ना, कैंडल स्टिक्स वगैरह, सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स। इसके अलावा बार चार्ट, लाइन चार्ट, दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स मार्केट में होते हैं सर। हर चीज का यूज है। लोग कैंडल को लेके ज्यादा बात करता है ऑब्वियसली, क्योंकि हर कैंडल कुछ कहता है, बट कैंडल के अलावा दूसरे चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बार ग्राफ, पाई चार्ट, जो भी जरूर जहां भी जो भी मिले, लाइन चार्ट, सब इंपॉर्टेंट है। सर क्यों जबरदस्ती इंपॉर्टेंट बोल देते हो? सर आप जिंदगी में देखना सब काम आता है। लाइन चार्ट जैसे ना मार्केट का जो मूवमेंट है ना उसको समझाने में बहुत हेल्प करता है, जो शायद आपको कैंडल ना कर पाए। जैसे आप लोग जब कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो उसमें आपको चार्ट पैटर्न के अंदर यहाँ पर बार दिखाता है ना सर, जिसमें बार थोड़ा इजी होता है, लाइन भी होते हैं, है ना। लाइन बार ये सब देखने से मार्केट थोड़ा सा इजीली लगता है, अरे चलो ये ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन हाँ, अगर मार्केट का मतलब ढूंढना है अगर मार्केट का मतलब ढूंढना है तो फिर आप कैंडल्स में आ जाते हो। ईच एंड एवरी पॉइंट का, आज क्या होगा इंट्राडे में, कल क्या होगा, है ना, ये अजम्पशंस आप लगा सकते हो। ठीक है, और होता भी है, अजम्पशंस लगता भी है, ऐसा नहीं कि हवा में होता है। रियल लाइफ में ये अजम्पशंस लॉजिकली काम भी करता है। नाउ द बिग पॉइंट इज, सर इस पॉइंट पे हम लोग ऑलरेडी, जो लोग कैंडल स्टिक सारा कवर कर चुके हो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कैंडल स्टिक्स कंप्लीट के लिए। अच्छा, इंडिकेटर्स जो लोग कंप्लीट कर चुके हो उन्हें भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम लोग ना थोड़ा कुछ, मतलब आप इतना बोल सकते हो कि टेक्निकल एनालिसिस का एक ओवरव्यू पार्ट में आ गए, जिसमें जो भी आप सीखे हो इसके साथ कुछ एडिशन करना है। अच्छा, जो लोग नहीं सीखा वो डोंट वरी सर, डोंट वरी, फिक्र ना कर, ठीक है। हम लोग आज डाउ पढ़ेंगे, फिर वेव पढ़ेंगे, फिर टेक्निकल को कंप्लीट करके एक फाइनल, टेक्निकल का एक फाइनल ओवरव्यू देंगे। उसके बाद धीरे धीरे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक, जब भी मैं एक्स्ट्रा क्लास मतलब टेक्निकल का एक्स्ट्रा टॉपिक भी बताऊंगा, पर बेसिक्स भी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अच्छा, नाउ पॉइंट इज दैट डाउ थ्योरी। सर डाउ के बारे में आप लोग नाम सुने हो? कौन है ये डाउ? डाउ साहब कौन है? चार्ल्स डाउ। इनके नाम पे एक इंडेक्स चलता है, ये देखो। सर अमेरिका हाँ डाउ सर, जोन्स। अमेरिकन इंडेक्स चलता है, अमेरिकन डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, ठीक है। ये अमेरिका में, जैसे हमारे इंडिया में जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वैसा ही अमेरिका में ऐसे तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। फिर आपका আচ্ছা क्या, हाँ बोलो सर बोलो। বলছি এটা বললে বললে মনে পড়লো
ওই যে হুম আমেরিকার ইন্ডেক্সটা রয়েছে, হুম আমাদের তো বেসিক্যালি ডাইভার্সিফাই হয় হুম ইন্ডেক্স। হুম ইন্ডেক্সটাকে বেসিক্যালি বলে কেন যে এটা ন্যারো, মানে ন্যারো ইন্ডেক্স হয় এটা? কোনটাকে, ডাউজেন্স কে? হ্যাঁ, ন্যারো মানে কি সেন্সে ন্যারো বলে বল, তুই কি জানিস সেটা বলতো আমাকে। টোটাল টোটাল 30 স্টক থাকে ওর মধ্যে, হ্যাঁ। হুম ওই ওই জন্য মানে স্পেসিফিকলি বলে, কারণ ডাইভার্সিফাই হওয়ার চান্সটা অনেক কম মানে ওই জন্য। অনেক অনেক কম স্টক এর ভেতরে আছে। তো মানে সিমিলার কাইন্ড অফ মানে डाइवर्सिफिकेशन माने कि जब सेक्टर अलग अलग हो जाए, जब अलग अलग सेक्टर मार्केट के अंदर, तो दूसरा सेक्टर अच्छा कर सकता है ना। एक साथ सारे के सारे सेक्टर खराब नहीं हो सकता, है ना। मतलब ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, आईटी, जो भी अलग अलग इंडस्ट्री हम लोग देखते हैं, तो सारा इंडस्ट्री अगर एक साथ खराब होता है, सब बहुत रेयरली होता है। अगर इकोनॉमी बहुत खराब हालत में होता है तब सारा इंडस्ट्री खराब होता है। अदरवाइज मार्केट में कोई ना कोई टिका रहता है। इवन कोरोना के टाइम पे भी, कोरोना जैसे एक एपिडेमिक के टाइम पे भी, एपिडेमिक का पैंडेमिक, उसमें भी इंडिया के अंदर अगर आप देखो, बाकी सब सेक्टर का हालत खराब था, पर फार्मास्यूटिकल सेक्टर से एकदम टॉप लेवल दे रहा था। रेलिवेंसी है नो डाउट, क्योंकि फार्मेसी का ही जमाना था वो वाला, और उसमें बहुत लोगों ने फार्मेसी में कमाया भी बहुत है। कुछ कुछ लोगों ने तो लॉस भी खाया है, वो अलग बात है। लेकिन ये डाउ जोन्स का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, इसमें आपको जो भी कंपनीज देखने को मिलता है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ दीज आर द रीजंस कि ये इसको थोड़ा सा आपका जो नैरो सेंस का आप बात कर रहे हो ना सुमित, वो नैरो सेंस के पीछे यही कारण है। बाकी डाउ जोन्स के बारे में मैं अभी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ठीक है, कि डाउ जोन्स के अंदर क्या है, क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है सर। বুঝতে পারলি সুমিত, এটার জন্য ডাউ জোন্সের ব্যাপারে একটু স্পেশাল স্টাডি দরকার হয়। बट এখন थोड़ी डाउ जोन्स से যাওয়ার আছে। बट एक्चुअली डाउ जोन्स का नाम क्यों आया? डाउ जोन्स का नाम इसलिए सामने आ गया क्योंकि डाउ ने जो थ्योरी जनरेट किया था मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए, इनका एक फाइनेंशियल फार्म चलता था सर, चार्ल्स डाउ का। सुमित বুঝতে পারলি তো ব্যাপারটা? হ্যাঁ দাদা বুঝেছি। हम्म, ये देखो, ये प्रोमिनेंट कंपनीज 30 स्टॉक मार्केट इंडेक्स को लेके डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज बना हुआ है। ये तो बाद में बना है सर, डाउ इससे पहले अपना थ्योरी बनाया था। डाउ ने अपना थ्योरी जो डेवलप किया है वो उससे पहले डेवलप किया है। तो मार्केट में डाउ पहले एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी चलाता था, बाद में उनके नाम पे मार्केट में ये सब आया सर। Dow Jones is one of the oldest and most commonly followed equity indexes. Many professionals consider it is to be an inadequate representation of overall US stock market compared to a broader market index such as S&P 500 और जो भी है यूएस में चलता है ना। ये यूएस में चलता है ना S&P 500। अब यूएस मार्केट में क्या क्या है इसका भी आपको गूगल फाइनेंस में या कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको दिख जाएगा कि यूएस मार्केट में कौन कौन है नहीं है। डाउ जोन्स है, S&P 500 है, नैस्डैक है, ठीक है, ये सब यूएस मार्केट का ज्यादा है। रसेल आई थिंक ब्राजील का है ना। तो ये सब फॉरेन मार्केट के ऊपर बात हो जा रहा है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मुझे आपको डाउ थ्योरी के बारे में टेक्निकल एनालिसिस करना है, ठीक है। मार्केट को पढ़ने का मतलब, मार्केट को पढ़ने का माने मार्केट को रीड करने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये डाउ, ठीक है। माने ये जो मार्केट में मूवमेंट होता है सर, ठीक है, ये भी आप लोग में से बहुत लोग जो लोग ट्रेडिंग करते हो डाउ के बारे में पढ़ते भी हो और सुनते भी हो। फिर भी जो जानते हैं वो एडिशन कर ले, जो नहीं जानते हैं वो सुन ले अच्छे से। मार्केट में जो मूवमेंट होता है ना सर, इसका ना एक पैटर्न होता है। तो और ये जो पैटर्न फॉर्म होता है ना मार्केट में, पैटर्न माने एक स्ट्रक्चर, ठीक है। एक स्ट्रक्चर में मार्केट ना ऑलवेज परफॉर्म करता है, और ये स्ट्रक्चर ना उतना ज्यादा चेंज नहीं होता, एक सिमिलर कॉन्सेप्ट में चलता है। जस्ट लाइक कि जैसे हम लोगों का लाइफ होता है ना, ह्यूमन लाइफ जैसे होते हैं या बिजनेस लाइफ जैसे होते हैं, कुछ वैसा ही मान के चलो। इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने कभी बिजनेस साइकिल के बारे में पढ़े हो? एनीवन? হ্যাঁ, हाँ सर। हाँ, बिजनेस साइकिल इकोनॉमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो একটা बिजनेस, পাহাড়ের ডায়াগ্রাম থাকে। हाँ, কি থাকে? পাহাড় পাহাড়ের মতো একটা ডায়াগ্রাম থাকে, নিচ থেকে শুরু হয়ে কার্ভটা উপরে উঠে আবার নিচে নেমে গেছে। এরকম মানে তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, উপর দিকটা কনস্ট্যান্ট থাকে, আর নিচটা সবে স্টার্টিং মুভমেন্ট থাকে, আবার একটা সার্টেন পয়েন্টের পরে আবার ওটা ডিক্রিজ করে। हाँ सर, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग फेजेस। हाँ बोल, क्यों কিছু বলছে বোধহয়।
হ্যাঁ বলছি ওই মানে বিজনেস সাইকেলের মধ্যে 4-5টা ফেজ থাকে, তো মানে একটা স্টার্টআপ ফেজ থাকে যখন বিজনেস ইন্ট্রোডিউস করে নিজের প্রোডাক্টকে, हाँ 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 তারপরে একটা গ্রোথ ফেজ আসে, हाँ তারপরে একটা গ্লোরি ফেজ আসে যেখানে মানে একদম বিজনেস নিজের টপ পিকে থাকে, মানে তখন সব মানে মার্কেট আস্তে আস্তে প্রোডাক্ট পেনেট্রেট করতে শুরু করে। एग्जैक्टली। তারপরে একটা ম্যাচুয়ার গ্রোথ ফেজ আসে যেখানে মোটামুটি আস্তে আস্তে প্রোডাক্ট স্যাচুরেটেড হতে শুরু করে। তারপরে একটা ম্যাচুয়ার স্টেবল জোন আসে যেখানে স্যাচুরেটেড হয়ে গেছে মার্কেট, আর ফার্দার কোনো গ্রোথের ফেজ নেই। তারপরে ডিক্লাইন ফেজ আসে। ডিক্লাইন ফেজ আছে। আমি এটাকে শর্টে একটু লিখেছি, এক্সপ্যানশন, বুম, ডিপ্রেশন। ওকে, এটা আমি ইকোনমিক পারভিউ থেকে লিখেছি, মানে ইন্ডিভিজুয়াल बिजनेस है তুই যেগুলো বললি, মানে नंदन ने जो सब बोला वो एक बिजनेस एंगल से ईच पार्ट बाय पार्ट बात किया। मैंने बस एक इकोनॉमिक एंगल से स्मॉल में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बोला कि एक्सपेंशन होता है, बूम होता है, डिप्रेशन होता है। बूम माने हाई लेवल, ठीक है। हर बिजनेस का, हर इकोनॉमी का एक बूम लेवल, एक हाई लेवल, एक एक्सपेंशन लेवल, एक डिप्रेशन लेवल होता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट आपको ना ये डाउ थ्योरी में ना सिमिलर काइंड ऑफ नेचर सुनने को मिलेगा और देखने को भी मिलेगा। लेकिन हाँ, ये सिस्टम इतना इजी नहीं है जितना इजी दिखता है। सर थोड़ा डिटेल्स में बोलो। चलो सर, समझ गए आप लोगों के मन का सवाल। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि डाउ कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। इन्होंने बहुत मेहनत किया है ये सब लाइन में, और तभी दुनिया इसको आज जानता भी है, बहुत डिटेल्स में जानते हैं सर। ठीक है, चलो तो डाउ के बारे में थोड़ा जानना है और डाउ थ्योरी के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। वेरी गुड नंदन, वेरी गुड। डाउ थ्योरी, तो ये डाउ थ्योरी टेक्निकल का वन ऑफ द बिग पैरामीटर माना जाता है। डाउ थ्योरी हैज ऑलवेज बीन अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। माने एक्चुअली अगर डाउ को समझना है तो इकोनॉमिक्स को समझना बहुत जरूरी होता है। और इसको ना टेक्निकल एनालिसिस में आज नहीं सर, जब कैंडल भी नहीं बना था तब से यूज हो रहा है। माने आज तो हम लोग कैंडल स्टिक्स चिल्लाते हैं, बट कैंडल स्टिक्स बेसिकली जापानीज कॉन्सेप्ट है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट भी हो गया आज के डेट में। बट एक टाइम था, स्पेशली इन अमेरिकन मार्केट, अमेरिकन मार्केट ने कैंडल को बाद में लिया। जब वो लोग थोड़ा दुनिया देखा, जापान को देखा, तब जाके उनको कैंडल स्टिक्स के बारे में समझ आया और उन्होंने कैंडल स्टिक्स को अपनाया। और फिर धीरे धीरे यूरोपियन मार्केट, इंडियन मार्केट, हर जगह में हम लोग आज कैंडल कैंडल करके माथा खराब करते हैं, और करना भी चाहिए। बट द बिग पॉइंट इज दैट कि पहले के जमाने में जब कैंडल अमेरिका में नहीं था, डाउ थ्योरी कॉन्सेप्ट आर बीइंग यूज्ड। इसलिए बोलते हैं द डाउ थ्योरी वाज यूज्ड एक्सटेंसिवली इवन बिफोर द वेस्टर्न वर्ल्ड डिस्कवर्ड कैंडलस्टिक्स। तो आप समझ सकते हो, जब कैंडलस्टिक्स नहीं था तब डाउ था, तो क्या आज कैंडलस्टिक्स आ गया तो क्या डाउ का काम नहीं रहेगा? अच्छा, सबसे बड़ा चीज, डाउ थ्योरी को क्यों पढ़ना है, वाई? हम लोग क्यों पढ़ेंगे डाउ थ्योरी को? सर ये एक्चुअली मार्केट में टारगेट को ढूंढने में बड़ा हेल्प करता है। किसको ढूंढने में हेल्प करता है? टारगेट को। यानी कोई पर्टिकुलर स्टॉक अगर आप थोड़ा सस्ता में लेते हो, और फिर कहाँ तक वेट करना है, कब तक वेट करना है, स्पेशली जो इन्वेस्टर है उनके लिए भी एप्लीकेबल है। जो थोड़ा सा क्या बोलते हैं सर, इट्स लाइक स्विंग ट्रेडर, ठीक है, मैंने 1 वीक 2 वीक्स पोजीशन लेके ट्रेड करते हैं, उनके लिए भी एप्लीकेबल होते हैं ये डाउ थ्योरी। एज वेल एज जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी काम करते हैं, क्योंकि मार्केट डायरेक्शंस को समझना पड़ता है और टारगेट फिक्स करके आप वहां पर भी चलते हो। टेक्निकल एनालिसिस के बिना फ्यूचर एंड ऑप्शंस कभी भी प्रॉपर काम नहीं करता है। अगर किसी के दिमाग में प्रॉपरली टेक्निकल एनालिसिस नहीं है तो वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कभी भी अपना पैर जमा नहीं सकता प्रॉपरली, क्योंकि अल्टीमेटली डायरेक्शंस, टारगेट, ठीक है, ये सब चीजों के बारे में जब भी आप बात करते हो एक्चुअली आप टेक्निकल पे बात करते हो। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल का जो एरिया है उसको आपको डेवलप करना ही पड़ेगा। और डाउ थ्योरी एक ऐसा थ्योरी है जो एक्चुअली आपको अपना जो कैंडल स्टिक का नॉलेज होता है उसको क्या करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं। कोई कोई क्या करता है ना ट्रेडर, वो कैंडल्स भी जानते हैं और कैंडल्स के साथ साथ डाउ थ्योरी, एलियट वेव थ्योरी, इसका जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है इसको यूज करता है और मार्केट में अपना बेस्ट प्रैक्टिस करते हैं सर।
ये डाउ थ्योरी ने डेवलप किया था किसने? इनका नाम, पूरा नाम है सर चार्ल्स एच डाउ। चार्ल्स एच डाउ, हु हैज आल्सो फाउंडेड डाउ जोन्स फाइनेंशियल न्यूज सर्विस। वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है ना सर, उसी में चलता था, डाउ जोन्स फाइनेंशियल न्यूज सर्विस। ड्यूरिंग हिज टाइम ही रोट अ सीरीज ऑफ आर्टिकल। एक्चुअली ऑन दैट टाइम डाउ ने ना वॉल स्ट्रीट जर्नल में आर्टिकल लिखता था। आज के जमाने में लोग आर्टिकल कितना ही लोग पढ़ता है, बहुत कम हो गया। तो उस टाइम पे जब उन्होंने आर्टिकल लिखा था 1900 के आसपास में, ठीक है, बाद में उनका सारा आर्टिकल को एक किताब में कन्वर्ट किया गया, और किताब मतलब एक बुक्स में कन्वर्ट किया गया, जिसको आप लोग, ये किताब मार्केट में मिल जाता है सर, विलियम पी हैमिल्टन। और कैंडल स्टिक के ऊपर जितना भी किताब होता है इस तरह का, आप देखना कहीं ना कहीं ये सब इसी तरह से बना है। तो विलियम पी हैमिल्टन ने डाउ का जो जितना सारा आर्टिकल था उसको एक किताब में कन्वर्ट किया। वो कंप्लाइड दिस आर्टिकल्स विद रेलिवेंट एग्जांपल्स, और उसमें 27 ईयर्स उन्होंने काम किया, तब जाके डाउ का जितना 27 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस को एक बुक्स में कन्वर्ट किया गया, और जो बाद में मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा एसेट बन गया, हम आप जैसे लोगों के लिए जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करना जानता है या चाहता है, उनके लिए बहुत बड़ा एक एसेट बन गया सर। मतलब बेसिकली नॉलेज का सागर बन गया। नाउ पॉइंट इज दैट सर, ठीक है समझ गए डाउ कौन है, डाउ का सारा बात समझ गए, लेकिन द बिग क्वेश्चन है सर, डाउ कहना क्या चाहता था? जानो सर, बहुत इंटरेस्टिंग है ये बात। डाउ डाउ के थ्रू से हम लोग जरूर सुन रहे हैं, बट ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। अगर डाउ नहीं कहता तो बाद में कोई ना कोई जरूर कह देता, ठीक है। अगर डाउ से नहीं मिलता तो कोई ना कोई जरूर कह देता सर, बिकॉज ये तो होना ही था। डाउ थ्योरी इज बिल्ड ऑन ए फ्यू बिलीव्स, कुछ विश्वास के साथ या कुछ थ्योरी के साथ ये बनाया गया है। दीज आर कॉल्ड द डाउ थ्योरी टेनेट्स। Charles H. Dow developed these tenets over the years, his observations on the markets. 9 tenets are considered as the guiding force behind Dow theory. करीब करीब 9 थ्योरी उन्होंने डेवलप किया। ये आज भी मार्केट फॉलो करता है, ऐसा नहीं कि डाउ ने बोला तो डाउ थ्योरी है। मार्केट में तो कितने सारे लोग ऐसे हैं सर जिनको पता ही नहीं है कि वो डाउ को पढ़ रहा है। जैसे ये तो शायद मैं टेक्निकल के बेसिक्स में ही बोलता हूँ कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, इसका और एक लैंग्वेज यूज किया जा रहा है सर यहाँ पर, इंडिसेस डिस्काउंट एवरीथिंग। द स्टॉक मार्केट इंडिसेस डिस्काउंट एवरीथिंग व्हिच इज नोन एंड अननोन इन द पब्लिक डोमेन। इसका मतलब क्या हो रहा है? जो कुछ भी हमें पता है और जो कुछ भी हमें नहीं पता, ये सब कुछ मार्केट अपना इंडेक्स के अंदर दिखाते हैं। If a sudden and unexpected event occurs, the stock market indices quickly recalibrate itself to reflect the accurate value. कहना क्या चाहता है सर? कहना यही चाहता है कि मार्केट अगर कुछ भी दिखाते हैं आपको, एक्से फॉर एग्जांपल कल क्या हुआ रे, वो रिलायंस फाइनेंस का, जियो फाइनेंस का, বললাম ওটা হবে না, বেকার। কি হবে না? ওটা বাড়বে না, আরো পড়ে যাবে, দেখো না। মানে শেষ হয়ে যাবে? পাগল হয়ে গেছিস তুই। না না, লং শেষ টার্মে হয়ে যাবে। লং টার্মের জন্য ঠিক আছে, শর্ট টার্মের জন্য এখনো পর্যন্ত কোনো কিছু সেটআপই তৈরি করতে পারিনি। আমি একটা জিওর ফেজ থেকে এত টাকা ইনভেস্টমেন্ট করে দেবো, আর এটা ঠিক না। জিওর নাম নিয়ে नहीं বেকার। नहीं देख, तुम लोग ना ऐसा, या तो किसी का सुना हुआ मत बोलो, ठीक है। ये जियो फाइनेंशियल्स मार्केट को पूरा खराब करके रख देगा। वेट कर जा सुमित, मैं बोल रहा हूँ, लिख के रख ফেজ, लो। আরে ফেজ তো লং টার্মের জন্য ঠিক আছে। আর আমি দেখছিলাম দাদা, ওদের হচ্ছে কি এখনো পর্যন্ত ইন্স্যুরেন্স সেক্টরটাও চালু করেনি। আর ओरे देवे, ফাইন্যান্স ओरे देवे। নিয়ে রেখে দিয়ে চালু করেনি। देख মানে ये অ্যাকচুয়ালি ये होना ही था। तुमको पता है, जो लोगों को मिला है ना शेयर, ठीक है, जो लोग रिलायंस होल्ड कर रहा था, जैसे मेरे को मिला है सर, जो लोग रिलायंस होल्ड कर रहा था उनको मिला है। आई थिंक आप लोगों को भी मिला होगा जो रिलायंस होल्डिंग में थे। मतलब 1:1 करके दिया है सर, ठीक है। मतलब जिसके पास जितना था उतना जियो फाइनेंस का शेयर मिला है। एवरेज प्राइस कितना पड़ा है जानते हो? कुछ ऑलमोस्ट 103 समथिंग, 100 रुपीज के आसपास एवरेज प्राइस पड़ा है, कॉस्टिंग। এই দেখো দাদা, ওই জন্য আমি তোমাকে কি বললাম, এক্সিস্টিং যারা রয়েছে তাদেরটা হোল্ড করে রাখার জন্য আগের দিনকে আমি গ্রুপে বলছিলাম। কারণ হচ্ছে কি, বলেছিস? তোমাদের
হ্যাঁ দেখো তুমি, কারণ 103 টাকা যদি হয় তোমার পিটা চলে আসছে অলমোস্ট 18 থেকে 17-18 কাছাকাছি। আর আমি যদি নর্মাল পারচেস করতে যাই 248 বা যেটা লিস্টিং হয়েছিল 268, আমার তোমার পি পড়ছে হচ্ছে তোমার 200 সরি 32 টু 34 36 এরকম। তা আমার সেই পিতে আমি 17 টাকা করে এই মার্কেটের যে লিডার রয়েছে বাজাজ ফিনসর্ভ পেয়ে যাচ্ছি, হাই রিস্ক রয়েছে। তো তা আমি তাহলে কেন বেকার জিওর দিকে যাব? नहीं, যাবো जियो না। जियो में शॉर्ट टर्म गेम के लिए मत आओ, बट अगर तुमको होल्ड करना है, अगर मार्केट में थोड़ा सा ये रेक्टिफाई तो करेगा, ठीक है, एक्चुअली वही बात हो रहा है सर, वही बात हो रहा है। मैं भी ज्यादा फंडामेंटल्स में नहीं जाऊंगा, बट इतना तो मैं भी समझ पा रहा हूँ सर। कोई भी समझ जाएगा कि जियो फाइनेंस सबसे बड़ा चीज की रिलायंस के पास है सर। रिलायंस इंडिया का वन ऑफ दी कैश का कुआं है, ठीक है, कैश का कुआं है रिलायंस। अब रिलायंस इस मार्केट में आ रहा है फाइनेंशियल सर्विस में, ये देखना सर, बहुत अनटैप्ड एरिया है हमारे इंडियन फाइनेंशियल एरिया में, जो बहुत सारे लोग नहीं पहुंचते हैं या पहुंच नहीं पाता है, रिस्क अराइज होता है। रिलायंस के पास बैकबोन बहुत उसका स्ट्रांग है। दैट इज द रीजन कि चांसेस इज वेरी हाई कि रिलायंस मार्केट को धीरे धीरे काफी अपने तरफ मतलब ग्रास्प करेगा। ये बहुत चांसेस है, वेरी हाई चांसेस, और होगा सर, क्योंकि ये इंडियन इकोनॉमी का जरूरत भी है। अब इसी में अगर थोड़ा सा रेक्टिफाई या होने के बाद अगर मौका मिलता है, तो मेरे हिसाब से ये तो लोअर सर्किट हिट कर गया कल, बट आई थिंक सर, बहुत आई थिंक नहीं, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि लॉन्ग रन में ये बहुत दूर जाएगा, बहुत दूर जाएगा डेफिनेटली। मतलब अगर कोई 1 साल 2 साल जितना दिन मर्जी होल्ड करके रखे, बट ये परफॉर्म करेगा सर, इतना तो मेरा है। लेकिन मैं टेक्निकल पे बात करूंगा अभी। लेकिन किंतु परंतु बंधु क्या है सर, कि कल जैसे मार्केट में ये 262 में ओपन हुआ और 248 में लोअर सर्किट लग गया। नाउ पॉइंट इज दैट सर, ये लोअर सर्किट लगना और 262 में ओपन होना, जो कुछ भी हुआ है इसके साथ, ये एक्चुअली मार्केट के हिसाब से ही हुआ है। मार्केट में लोगों ने जैसा सोचा, लोगों ने माने पार्टिसिपेंट्स ने, रिटेल पार्टिसिपेंट्स या फिर क्या बोलते हैं उसको, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स, कोई भी जो भी पार्टिसिपेंट जैसा सोचा है, उसी का सोच है जो मार्केट में वो एवरीथिंग डिस्काउंट करके आपको दिखा रहे हैं। इसी बात को कहते हैं सर मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग या इंडिसेस डिस्काउंट एवरीथिंग। जो भी मार्केट का एक्सपेक्टेशंस है वही आपको इंडेक्स में दिखता है। इसीलिए एवरीथिंग विच इज नोन एंड अननोन इन द पब्लिक डोमेन। ऐसा नहीं कि पब्लिक कभी कभी पब्लिक गलत नहीं होते, पब्लिक का यहाँ गलत होना ना गलत होना इज नॉट द बिग थिंग। पब्लिक क्या सोचता है, चाहे इंस्टीट्यूशनल हो या फिर इंडिविजुअल हो, उनके सोच के ऊपर ही डिपेंड करता है कि मार्केट किधर जाएगा। अब उनका सोच अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, उनका सोच अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। कहीं कभी कभी क्या होता है, मार्केट कुछ चीजें ना प्रेडिक्शन करके चलता है जो उसको अननोन होता है। पब्लिक को बहुत सारा चीज पता नहीं होता है रियल में। कभी कभी कंपनी के बारे में ना तो कुछ अच्छा बात पता होता है, ना तो कभी बुरा बात पता होता है प्रॉपरली, तो वो उसको बोलते हैं अननोन चीजें। जो उसको प्रॉपरली नहीं पता वो एजम्पशंस करके खेल रहा है। और कुछ होते हैं जो उसको पता है, ठीक है। जैसे जब हम लोग फंडामेंटल्स चेक करते हैं, वहां पर एक होता है क्वालिटी और एक होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी में फाइनेंशियल मैटर आ जाता है, ऑडिटर रिपोर्ट्स वगैरह आ जाता है, ये नॉन फैक्ट्स होते हैं। बट सर व्हाट अबाउट द क्वालिटी, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कितना सच है और कितना झूठ है, कैसे पता करोगे? फैमिली जब बिजनेस चला रहे हैं, अपने अंदर में वो क्या कर रहा है, पापा का तबीयत अच्छा है कि नहीं है, बेटा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि नहीं ले रहा है, कंपनी में जो सीईओ है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि डुप्लीकेसी कर रहा है, ये बात पता करना इतना आसान थोड़ी है, क्योंकि ये तो घर का मामला है। सो बहुत सारे चीज ऐसे होते हैं सर जो नोन एज वेल एज अननोन टू द पब्लिक डोमेन होते हैं। अब नोन के ऊपर बेस करके यस कोई कुछ कहना चाहता है, बोलो सर। হ্যাঁ স্যার বলছি, আপনি ওই যে যেটা বললেন যে ইয়ে মানে ফ্রডের যে ইস্যুটা, মানে ইন্ডিয়াতে স্পেশালি প্রমোটারদের মধ্যে যে প্রবলেমটা, हम्म ঠিক আছে, মানি সাইফনিং এর আর ওই ম্যানেজমেন্ট ইভ্যালুয়েটার। আমি একটা জিনিস দেখেছি, মানে মানে এক তো ক্যাচ করা খুব ডিফিকাল্ট হয়,
ঠিক আছে, মানে অনেকদিন আগে, 1 মাস আগে সেবি একটা পোস্ট করেছিল ওই জিওর কি বলছি জিএর মানি সাইফনিং এর, ঠিক আছে, রিলেটেড পার্টি अच्छा ট্রানজাকশন अच्छा हाँ স্টার্ট করে দিয়েছে। মোটামুটি 15টা অ্যাকাউন্টের থ্রুতে সেম অ্যামাউন্টকেই হাজার একটা অ্যাকাউন্টের থ্রুতে মানি ট্রান্সফারিং হচ্ছিল, ঠিক আছে, মানে নিজেদের রিলেটেড পার্টি ট্রানজাকশনের থ্রুতে। আর रिलेटेड ওই पार्टी ट्रांजैक्शन সেম জিনিসকেই রেভিনিউতে পুট করে দেখাচ্ছিল যে আমাদের রেভিনিউ 30% গ্রো হয়ে গেছে, 40% গ্রো হয়ে গেছে। वही वही चीज मैं बता रहा हूँ कि कुछ चीजें नोन होते हैं, कुछ चीजें अननोन होते हैं, ठीक है। तो ये इतना आसान चीज तो है नहीं सर, एक्सपीरियंस के थ्रू से समझ में आता है। इसमें बोले ना अनेक घाटे जल खेते हैं, ये वर्ड हम लोग बंगाली में यूज करते हैं कि मतलब कितना घाट का पानी पिया है। जो बंदा जितना घाट का पानी पिएगा वो उतना ज्यादा समझेगा, मतलब इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। हाँ बोलो বলছি क्यों। हाँ बोल। নর্মালি আরো একটা জিনিস দেখছি, মানে যাদের রিটার্ন অন ইকুইটি মোটামুটি হাই হয়, মানে 20%, 25%, তাদের কেসে একটু মানে অ্যাকাউন্টিং ফ্রড হওয়ার চান্সেসটা কম থাকে। বা কেন বলছি আমি, কারণ নর্মালি রেভিনিউকে আমি ম্যানুপুলেটেড করতে পারি ইজিলি ফ্লাকচুয়েট করে, এক্সপেন্সেসকে কম দেখে আমি নেট প্রফিটকে ফ্লাকচুয়েটেড করতে পারি। কিন্তু রিটার্ন অন ইকুইটিকে ম্যানুপুলেট করা ডিফিকাল্ট আছে, কারণ ওই সেম নেট প্রফিটকেই তো আমি আমার ব্যালেন্স শিটে রিটার্ন প্রফিট হিসাবে অ্যাড ব্যাক করছি। যে মুভমেন্ট আমি অ্যাড ব্যাক করছি আবার নিচের ডিনোমিনেটর তো বেড়ে যাচ্ছে, তো অটোমেটিক্যালি আমার রিটার্ন অন ইকুইটি কমে যাবে, নেট প্রফিট বাড়াচ্ছে। সেক্ষেত্রে রিটার্ন অন ইকুইটিকে ম্যানুপুলেট। রিসেন্টলি তো ওই ডেলয়েটের রিপোর্ট দেখেছেন আপনি অডিটারে, এটা আদানির কেসে এলো। এক্স্যাক্টলি এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে, এরকম ঘটতে থাকে তো, এক্স্যাক্টলি এই ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকে। সেই জন্যই আমি কথাটা একটুখানি তুললাম, যদিও এটা হার্ডকোর ফান্ডামেন্টাল ইস্যুস, খুব বেশি যেতে চাইছি না, ঠিক আছে। জাস্ট একটা এখানে কনসেপ্টের জন্য বললাম নর্মাল, বুঝেছিস। স্টক মার্কেট ইন্ডিসেস ডিসকাউন্ট এভরিথিং which is known and unknown in the public domain. If a sudden and unexpected event occurs, the stock market indices quickly recalibrate. जैसे तूने अदानी का बात किया ना, तो अदानी में भी इस तरह का एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, नोन एज वेल एज अननोन इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस करके पब्लिक अपना रिएक्शन दे देता है, ठीक है। पब्लिक रिएक्शन ऑलवेज सही होता है मैं ये नहीं बोलूंगा, बट वो जो करता है वही सही है। अगर पब्लिक रिएक्शन है कि जैसे हम लोग देखो ना, ये कुछ इस तरह का हो ना, पॉलिटिकल जो इंडिया का वोटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, कि हम लोग बोलते हैं ना, जैसे वेस्ट बंगाल का अगर मैं बात करूं, हम लोग कोई कोई सोच रहा था कि वेस्ट बंगाल में सत्ता बदलेगा, बट बदला नहीं। तो पब्लिक है, पब्लिक के हाथ में है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एजम्पशंस ले रहा हूँ, सब कुछ डेमोक्रेटिकली हो रहा है, मान के चल रहा हूँ। वो अलग बात की कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, डेमोक्रेटिक राइट बहुत जगह में यूज नहीं होता है, मुझे भी पता है, आप लोगों को पता है, बट मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर वोट देके, ठीक है, लोग किसी को चूज कर रहे हैं, भले ही वो गलत हो, बट वो जो कर रहा है वही सही है, मतलब वही मानना पड़ता है। गलत कर रहे हैं फिर भी सही मानना पड़ता है, ठीक है। अगर हम लोग चाहते हैं कि ममता दीदी हट जाए, कोई और आए, ठीक है, चाहे सीपीएम का हो या बीजेपी का हो या कोई दूसरा तीसरा पार्टी का हो, बट जो भी है, आज ममता दीदी है तो वही सही है, वही सच है, क्योंकि पब्लिक इसी तरह से डिसीजन ले रहा है, ठीक है। कल अगर मोदी जी रहेगा, पब्लिक अगर ठीक लगता है तो रखेगा, अगर पब्लिक को ठीक नहीं लगता है तो हटाएगा। तो एग्जैक्टली मार्केट के साथ भी ऐसा ही होता है। तो आप लोग शायद रिलेट नहीं कर पा रहे हो कि कहाँ मोदी ममता के साथ मार्केट के स्टॉक का क्या कनेक्शन, जोड़ का कनेक्शन है। सोचो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली आप जब वोट देते हो तो उनको क्या मिलता है उनको एक नंबर ऑफ रेवेन्यूज मिलता है। एक इस तरह का यहाँ पर भी वही है, जब आप कोई स्टॉक को खरीदते हो, बाई करते हो या सेल करते हो, ठीक है। मैंने सेल इन द सेंस कि जब ज्यादा सेल हो जाता है, मैंने आपको नहीं चाहिए होता है। बाई मैंने जब आप उस पर ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हो। शॉर्ट सेलिंग इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, मैं उस पर भी बात नहीं कर रहा। तो वट एवर डाउ ने ये कॉन्सेप्ट को मेनली पहले डेवलप किया था, जो आज टेक्निकल पैरामीटर में एक वन ऑफ द बिग पैरामीटर है सर। टेक्निकल एनालिसिस के इंट्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले यही बात करते हैं कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। चलो सेकंड पॉइंट में मूव करते हैं। ओवरऑल देयर आर 3 ब्रॉड मार्केट ट्रेंड। मार्केट में ऑलवेज 3 ब्रॉड मार्केट ट्रेंड होते हैं, जो एक्चुअली मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था। एक को कहते हैं प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड एंड माइनर ट्रेंड। चलो अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है इकोनॉमी के ऊपर बेस करके, बट फिर भी आपको ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से भी थोड़ा समझा जा सकता है। मार्केट में एक होता है एक्यूमुलेशन फेज, एक होता है मार्कअप फेज, अनदर मार्कअप, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज।
जब एक्यूमुलेट होता है तब एक्चुअली बाई होता है, सिंपल। यानी लोग मार्केट के प्रति इंटरेस्टेड होते हैं, चाहे इंडिविजुअल स्टॉक हो या इंडेक्स, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, टाइम लगता है एक्यूमुलेट होते होते। जब एक्यूमुलेशन हो जाता है ना, सबसे चालाक तो वो लोग होते हैं सर, सबसे चालाक, चालाक इन द सेंस स्मार्ट। चालाक और स्मार्ट में थोड़ा फर्क है। चालाक माने क्लेवर है ना, स्मार्ट माने वो अपने आप को चालाक बताता नहीं है, बट वो अंदर से चालाक है। ठीक है। क्लेवर लोग कुछ इस तरह का है, जो जो स्मार्ट है ना, वो पहले से ही पोजीशन ले लेता है, क्योंकि उसको ना समझ में आ जाता है कि मार्केट में फ्लक्चुएशंस होगा, बट उसको समझ में आ रहा है कि ये एक्यूमुलेशन फेज बनेगा। ये जो बंदा समझ में जिसको आ जाए ना सर, वो मार्केट में हमेशा टिक जाता है, और वो अपने क्लाइंट को भी हमेशा टिका के रखता है। जो भी बड़े बड़े कंपनीज, आज बड़े बड़े ब्रोकिंग फार्म हुआ है, नाम ले सकता हूँ आपके सामने, मोतीलाल ओसवाल या फिर जो भी नाम, बहुत बड़े बड़े नाम है सर, है ना। तो आनंद रथी, देयर आर लॉट्स ऑफ नेम सर, खत्म नहीं हो सकता, आईसीआईसीआई डायरेक्ट। तो यहाँ पर जो भी बैठे हैं ना, ये एक दिन में इस तरह का कंपनी नहीं बिल्ड किया, है ना। मोतीलाल ओसवाल में जैसे रामदेव अग्रवाल, है ना, या आज के डेट में जो भी इंडिविजुअल बड़े बड़े इन्वेस्टर को आप जानते हो, एक्चुअली उनको ना ये एक्यूमुलेशन फेज समझ आता है, और ये एक्यूमुलेशन फेज में वो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, और फिर मार्केट में एक मार्कअप टाइम आता है। मैंने जब क्या होता है ना, जब हाई डिमांड चालू हो जाता है, ऑटोमेटिकली स्टॉक का क्या होगा, दाम बढ़ेगा। क्योंकि कुछ लोग तो क्या करेंगे ना, मार्कअप कब होता है, जब लाइन पे और भी लोग जुड़ते हैं। ये लोग चालाक लोग हैं, जब देखा कि सब लोग इसी में हैं तो हम क्यों नहीं रहे, तो वो भी आ गया, वो भी स्टॉक को बाई करने आ गया। तब क्या होता है ना, जब भी टू मच प्रेशर चालू हो जाता है, बाइंग प्रेशर, तो मार्केट में मार्कअप हो जाता है। लेकिन इसके बाद मार्कअप फेज में थोड़ा सा ठहराव हो जाता है। हो सकता है कि अगेन एक एक्यूमुलेशन हो, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक्यूमुलेशन ना होके फिर धीरे धीरे मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चले जाते हैं। मैंने अब क्या है ना, सेल जनरेट होगा, अब लोग और पकड़ के रखना नहीं चाहता है, और वो सेल करके निकलना चाहेगा। और ये जो सिनारियो है ना, डाउ 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 सर ने जो देखा है, ये सिस्टम आप भी देखोगे। थोड़ा ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। तो चलो मैं पहले आपको सारा थ्योरी एक बार बताता हूँ, फिर इसको प्रैक्टिकली फील करना है। तो ये जो स्टार्टिंग फेज है, जिसको प्राइमरी ट्रेंड कहा गया, दिस इज द मेजर ट्रेंड ऑफ द मार्केट दैट लास्ट फ्रॉम ए ईयर टू सेवरल ईयर्स। कभी कभी तो ये एक साल या उससे ज्यादा समय के लिए होता है। अब कोई एक साल वेट ही नहीं करना चाहता सर, तब तो ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। हाँ सर ठीक है, लेकिन आप समझो तो सही, अगर आप इन्वेस्टमेंट माइंड को भी समझ जाओगे तो आप टेक्निकल को भी समझ जाओगे। ये डाउ थ्योरी आपको फंडामेंटल में नहीं पढ़ा रहा जा रहा है सर, ये आपको टेक्निकल पे पढ़ाया जा रहा है। अब कोई बोलेगा सर टेक्निकल में तो ईयरली बातें नहीं होता है, ये तो हार्डली 1 मंथ तक का बात करता है, एक दिन से लेके 1 मिनट से लेके मैक्सिमम 1 मंथ का बात करता है टेक्निकल। तभी लोग टेक्निकल एनालिसिस में आते हैं, लेकिन यहाँ तो साल भर का बात कर रहे हैं। तो फिर टेक्निकल पे डाउ को पढ़ाने का क्या मतलब है? यही तो प्रॉब्लम है सर, हम लोग समझना चाहते ही नहीं है। तो मेजर ट्रेंड ऑफ मार्केट दैट लास्ट फ्रॉम ईयर टू सेवरल ईयर्स। तो मार्केट में जो प्राइमरी ट्रेंड होता है ना, कभी कभी सेवरल ईयर्स तक चलता है। इट इंडिकेट्स द ब्रॉडर मल्टी ईयर डायरेक्शंस ऑफ द मार्केट, while the long run investor is interested in the primary trend, an active trader is interested in all trends. हेलो, ये डिफरेंस है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर प्राइमरी ट्रेंड में इंटरेस्टेड होते हैं, बट जो एक्टिव ट्रेडर होते हैं वो सिर्फ ट्रेंड में इंटरेस्टेड होते हैं। ट्रेंड में उसको कोई भी ट्रेंड मिल जाए वो इंटरेस्टेड हो जाएगा, चाहे वो ट्रेंड पॉजिटिव हो, चाहे वो ट्रेंड नेगेटिव हो। पॉजिटिव होगा बाई करेगा, सेल करेगा, नेगेटिव होगा सेल करेगा, बाई करेगा, जिसको हम लोग शॉर्ट कहते हैं, इसको हम लोग लॉन्ग कहते हैं। आप शॉर्ट करो, आप लॉन्ग करो, आपको बस ट्रेंड चाहिए। तो ट्रेडर का यही कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप एक लॉन्ग ट्रेडर हो, लॉन्ग माने बाई करके सेल करना आपको ज्यादा अच्छा लगता है, तो फिर आपको ये मार्केट एक्यूमुलेशन सिचुएशंस को रेगुलर बेसिस में समझना चाहिए। इसीलिए क्या कहा जाता है सर कि फंडामेंटल को भी ग्रो करना चाहिए अलॉन्ग विथ योर टेक्निकल नॉलेज। कुछ लोग ना ये समझता ही नहीं है,
उनको लगता है नहीं नहीं हम टेक्निकल सीखेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, हमको इन्वेस्टमेंट से कोई मतलब नहीं है। अब क्या बोले सर, बोलो। अब बाद में जब गधा बनता है तब गधा प्रसाद की तरह एटीट्यूड करता है, बन जाता है सर। सर आप ट्रेडर को गधा बोल रहे हो? नहीं सर, मैं ट्रेडर को कहाँ, जो ओरिजिनल ट्रेडर है वो हर चीज सीखता है, और मैं उन लोगों को गधा बोल रहा हूँ कि जो चीजों को सीखता ही नहीं है। जो जो जिसको किसी यूट्यूबर ने बोला कि टेक्निकल सीखने से ही सब हो जाएगा, वो सिर्फ टेक्निकल के पीछे ही माथा खराब करता है, साइड बाय साइड और भी चीजें हैं मार्केट का, वो उसको जानना ही नहीं चाहता। और फिर बोलते हैं मार्केट हमको समझ में नहीं आ रहा है। कैसे आएगा? आधा अधूरा नॉलेज ऑलवेज मुश्किल क्रिएट कर सकता है। तो एक्टिव ट्रेडर इज इंटरेस्टेड इन ऑल ट्रेड्स। द प्राइमरी ट्रेड कुड बी अ प्राइमरी अप ट्रेंड और ए प्राइमरी डाउन ट्रेंड। वही मैं बता रहा था, प्राइमरी अप ट्रेंड या फिर प्राइमरी डाउन ट्रेंड। These are corrections to the primary trend. Think this is as minor counter reaction to the larger movement in the market. जब मार्केट में एक लार्जर मूवमेंट होता है ना, तो बीच बीच में थोड़ा सा काउंटर रिएक्शंस होते हैं, माने कुछ इस तरह का। अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ सर। कुछ इस तरह का, ये जैसे कुछ कंपनी है इसका, कुछ कैन लिमिटेड मोस्ट ऑफली, आप लाइव लाइव में भी चेक कर लो सर। कौन सा देखना चाहिए? निफ्टी, जियो फाइनेंस में तो डेटा भी है नहीं। SBI कार्ड, हाँ चलो इसमें देख लेते हैं क्या है। अरे ये तो कप एंड हैंडल बना रहा है क्या? SBI कार्ड। हाँ सर, आप लोग जानते हो एक पैटर्न है, मैंने अभी तक पढ़ा है नहीं, पढ़ाऊंगा। कप हैंडल पैटर्न, मुझे लग रहा है सर ये कप हैंडल बना रहा है। आप लोगों को जैसा लग रहा है क्या? हेलो, লাগছে কাউকে এটা কাপ হ্যান্ডেল বলে? এটা উল্টোটা হচ্ছে, মানে রিভার্স কাপ এন্ড হ্যান্ডেল যেটা। রিভার্স কাপ এন্ড হ্যান্ডেল এটা? না আচ্ছা ঠিক আছে, আমি জাস্ট একবার মনে হলো আমাকে তাই বললাম। আমি আপাতত এই ব্যাপারটাতে এখন ঢুকছি ना। बताएंगे सर बाद में, कप एंड हैंडल के बारे में बताएंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो करंट टॉपिक है इसमें तो बेसिकली टॉप फॉर्मेशंस के बारे में बात होगा, ये डाउ के अंदर बात करूंगा। पॉइंट इज दैट कि ये देखो सर, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक्यूमुलेशन हुआ है ना। एक्यूमुलेशन होने के बाद आप देखो, अगर थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, एक्यूमुलेशन हुआ काफी दिनों से। SBI कार्ड में एक बाई क्रिएट हुआ, ठीक है, मैंने मार्केट में धीरे धीरे साइडवेज चल रहा था, बट एक्यूमुलेशन होते 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 फिर एक दिन डाउनफॉल हुआ। फिर कुछ लोगों को सपोर्ट लेवल में भी लगा तो वो लोग परचेस भी किया यहाँ पर, और थोड़ा सा छोटा मोटा एक मार्कअप, सॉरी एक्यूमुलेशन हुआ। उसके बाद देखो वापस एक मार्कअप क्रिएट हुआ, और देखो ट्रेंड स्टार्ट हुआ, और ये ट्रेंड अभी बनते हुए चला। अब हो सकता है बीच में कुछ ट्रिगर मिल गया हो आप जाने का, कुछ ट्रेंड का पैटर्न मिल गया हो तो आप जाने का। लेकिन आप देखोगे इस तरह का सिचुएशन आपको बार बार दिखने को मिलेगा कि एक्यूमुलेशन होगा, फिर मार्कअप होगा, फिर थोड़ा सा मार्केट ठहर जाएगा, फिर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे यहाँ पर आप देखो फिर डिस्ट्रीब्यूशन चालू हुआ, दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। ये सिस्टम आपको ऑलवेज मार्केट में दिखेगा, और ये तो होता ही है, तभी तो मार्केट में कभी आप देखोगे कि मार्केट में ग्रोथ है, कभी आप देखोगे कि मार्केट में डाउनफॉल है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर ऐसे ऐसा क्यों होता है, और इस चीज को बेस करके ये डाउ का जो ऑब्जर्वेशन है डाउ सर का, इस ऑब्जर्वेशन को हम लोग किस तरह से मार्केट के लिए यूज करेंगे, या फिर खुद के इन्वेस्टमेंट के लिए, या ट्रेडिंग के लिए, या फिर अपने क्लाइंट के लिए कैसे यूज करें। तो ये हो गया आपका प्राइमरी, ठीक है। तो प्राइमरी ट्रेंड में इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है। एक्टिव ट्रेडर ट्रेंड चाहिए होता है, और इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म कंसिडरेशन चाहिए होता है। बहुत सारे लोग एक साथ मिल जाए तो आगे ही बढ़ेंगे। सेकेंडरी ट्रेंड क्या है? दीज आर द करेक्शंस टू द प्राइमरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड में थोड़ा करेक्शंस होता है। थिंक ऑफ दिस एज ए माइनर काउंटर रिएक्शन टू द लार्जर मूवमेंट इन द मार्केट। करेक्शन इन बुल मार्केट, रैलीज एंड रिकवरीज इन द बियर मार्केट। The counter trend can last anywhere between a few weeks to several months. कभी कभी ये काउंटर ट्रेंड कुछ हफ्ते से लेके कुछ मंथ तक चलता है। एग्जाम्पल जो आपको मैं यहाँ पर SBI कार्ड में दिखा रहा था, देखो
तब आपके सामने है। मैंने तो रैंडम पिक किया, इतना दिन से एक्यूमुलेशन होने के बाद एक करेक्शन हुआ, फिर यहाँ पर थोड़ा सा चलता रहा। तो ये हार्डली एक हफ्ता 3-4 दिन का डेटा, ये डे चार्ट है, हार्डली एक हफ्ता रहा। उसके बाद फिर से एक्यूमुलेशन हुआ, फिर ट्रेंड मार्कअप स्टेज स्टार्ट हुआ है कि नहीं? प्लीज टेल मी। काउंटर रिएक्शन देखने को मिलता है। हेलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ये तो मैंने एक रैंडम पिक किया, इस तरह का आपको वैराइटीज ऑफ शेयर में मिलेगा। मतलब डाउ कितना गोल्डन सोच है, सोचोगे तो पता चलेगा। मैं तो बहुत देखता हूँ, मैं बहुत देखता हूँ। आप लोग भी देखा करो, आपको भी बहुत सुविधा होगा मार्केट को अंडरस्टैंड करने में। तो दीज आर दी करेक्शंस टू द प्राइमरी ट्रेंड, और ये करेक्शन होता है मार्केट में। अच्छा, माइनर ट्रेंड और डेली फ्लक्चुएशंस, these are daily fluctuation in the market. Some trader prefer to call them market noise. जो रेगुलर बेसिस में मार्केट में जो अप डाउन होता रहता है ना सर, इसको एक्चुअली कहा जाता है नॉइज। ठीक है, जिसको लेके हम लोग बड़ा परेशान होते रहते हैं। सर आज मार्केट डाउन है, सर आज मार्केट उठ गया, सर आज मार्केट साइडवेज जा रहा है। ये जो डेली बेसिस में होता रहता है ना, इसे एक्चुअली ट्रेडर क्या कहते हैं? नॉइज कहते हैं, नॉइज। ठीक है, जैसे बाजार में जाते हैं, एक चिल्लाहट होता है ना, किच 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 करता रहता है। असली बंगाली में एक कहावत भी है, अरे क्या करके रखे हो, माछेर बाजार लगा के रखे हो क्या? तो एग्जैक्टली मार्केट में जो रेगुलर बेसिस में एक छोटा मोटा फ्लक्चुएशन चलता रहता है, उसे नॉइज कहते हैं। सर इस नॉइज से क्या करना चाहिए? इस नॉइज को स्मार्टली हैंडल करना चाहिए। कुछ लोग तो नॉइज से भी डर जाते हैं, कुछ ट्रेडर या कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, वो नॉइज को भी समझ नहीं पाते। नॉइज में थोड़ा ज्यादा नॉइज हो जाए तो वो चिंता पे पड़ जाते हैं कि आगे क्या होगा। तो डेली मार्केट फ्लक्चुएशंस को कहते हैं माइनर ट्रेंड या डेली फ्लक्चुएशंस। कुछ ट्रेडर इसे नॉइज भी कहते हैं। अनदर पॉइंट, ये सब डाउ का कहना है, मेरा नहीं सर। ऑल इंडिसेस मस्ट कंफर्म विथ ईच अदर। मार्केट में जब ट्रेंड बनता है, डाउ का कहना है कि सिर्फ एक इंडिसेस नहीं, जितना भी इंडिसेस या इंडेक्स रहते हैं। अच्छा, इंडिसेस और इंडेक्स ये दोनों वर्ड इंटरचेंजेबली यूज होता है। एक्चुअली एक सिंगुलर फॉर्म में है, एक प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, आप लोग जानते हो इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट। तो इंडिसेस और इंडेक्स में फर्क नहीं है सर। ठीक है, तो वी कैनॉट कंफर्म इन ट्रेंड बेस्ड ऑन जस्ट वन इंडेक्स। देखो सर, कभी इंडिसेस बोल रहे हैं तो कभी इंडेक्स बोल रहे हैं। द मार्केट इज बुलिश ओनली इन सीएनएक्स निफ्टी। आजकल तो गिफ्ट निफ्टी आ गया सर। ठीक है, एसएनपी भी था एक जमाने में, एसएनपी बीएसई है था, अभी वो भी चेंज हो गया होगा। तो सीएनएक्स निफ्टी मिड कैप, सीएनएक्स निफ्टी स्मॉल कैप, है ना। चाहे आप निफ्टी देख रहे हो, मिड कैप निफ्टी देख रहे हो, या स्मॉल कैप देख रहे हो, फाइनेंस निफ्टी देख रहे हो, या बैंक निफ्टी देख रहे हो, जब आपको डायरेक्शन मिलेगा ना, आप देखना मार्केट में एक हर चीज में एक सिमिलर अपवर्ड डायरेक्शन देखने को मिल सकता है। इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू क्लासिफाई मार्केट एज बुलिश जस्ट बाय एक्शन ऑफ वन पर्टिकुलर निफ्टी। निफ्टी का ग्रुप होता है ना, आप लोग जानते हो, ये ऑप्शंस क्लास में भी आप लोग देखते हो। तो जब ऑलमोस्ट सारे ग्रुप में ही आपको एक ट्रेंड देखने को मिले, तो आप समझना कि एक मतलब ईच एंड एवरी इंडिसेस एक दूसरे को कंफर्म कर रहा है कि यस हम लोग बुलिश है, ये यस हम लोग बेरिश है। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको हर चीज में देखने को मिलता है। ये डाउ का मानना है। जरूरी नहीं, आजकल तो उल्टा भी होता है कभी कभी, है ना, कि निफ्टी ग्रो किया पर बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। बट जिस दिन देखोगे, ऐसा भी दिन आता है कि बैंक निफ्टी भी गुड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, दैट मीन्स मार्केट एक पॉजिटिव बुलिश साइड में है। और कभी देखना बैंक निफ्टी भी नीचे गिरा है, निफ्टी भी नीचे गिरा है, भयंकर, इसका मतलब दो पूरा मार्केट ही कहीं ना कहीं नेगेटिव फीलिंग्स के साथ। सो ये डाउ का मानना है कि हर इंडिसेस एक दूसरे को कंफर्म करेगा। 7 पॉइंट, वॉल्यूम मस्ट कंफर्म। वॉल्यूम माने सेल बाय का वॉल्यूम। ट्रेडर जो सेल और बाय मार्केट में करते रहते हैं, उसको जब एक साथ देखा जाए तो उसे वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम मस्ट कंफर्म अलोंग विद द प्राइस। द ट्रेंड शुड बी सपोर्टेड बाय वॉल्यूम। ट्रेंड ऑलवेज गुड वॉल्यूम के साथ होना चाहिए।
द वॉल्यूम मस्ट इंक्रीज एज द प्राइस राइज, जितना वॉल्यूम प्राइस बढ़ता है उतना वॉल्यूम बढ़ता रहता है, एंड शुड रिड्यूस एज द प्राइस फॉल्स इन एन अप ट्रेंड. In a downtrend, the volume must increase when the price falls and decrease when the price rise. तो मार्केट में आप लोग जब लाइव मार्केट होता है ना, आप देखोगे इसमें भी दिख जाता है, यहाँ पर बाई सेल का वॉल्यूम दिखता है. ये देखो, इसके ऊपर ऑलरेडी वॉल्यूम के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक बार क्लास में बताया. जो लोग ऑलरेडी जानते हो कैरी ऑन सर, जिनको नहीं पता है वो बाद में जान जाएगा कि वॉल्यूम कैसे काम करता है, कि वॉल्यूम को कैसे काउंट किया जाता है. बट बेसिकली ये जो टोटल बाई एंड टोटल सेल क्वांटिटी के ऊपर बेस करके एक वॉल्यूम क्रिएट होता है, और उस वॉल्यूम का जो एवरेज एरिया है वो जितना अच्छा रहेगा, वो जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा ट्रेंड देखने को मिलता है, या तो बाई साइड में या तो सेल साइड में. मैं वॉल्यूम पे ऑलरेडी एक बार बात कर चुका हूँ, मैं वापस वॉल्यूम पे बात कर लूंगा सर, बट फिलहाल मैं वॉल्यूम को स्किप करता हूँ. नाउ व्हाट इज द पॉइंट. तो ये डाउ का भी मानना है कि वॉल्यूम मस्ट कंफर्म, याद रखना सर, ये सब डाउ का मानना है. तो वॉल्यूम मस्ट कंफर्म along with the price. The trend should be supported by volume. Volume must increase as the price rise and should reduce as price falls in an uptrend. In a downtrend, the volume must increase when the price falls and decrease when price rise. इसके लिए ऑलरेडी वॉल्यूम के ऊपर मैंने बात किया. मैं वापस जब बेसिक से स्टार्ट करूंगा टेक्निकल, तब भी मैं वॉल्यूम पे वापस आऊंगा तो फिर बता दूंगा. साइडवेज मार्केट कैन सब्स्टिट्यूट सेकेंडरी मार्केट. डाउ का मानना है साइडवेज माने जब मार्केट में ना तो पॉजिटिव बुलिशनेस दिखता है ना तो नेगेटिव बियरिशनेस दिखता है, मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तभी हम उसे साइडवेज बोलते हैं. साइडवेज मार्केट माने क्या, जब मार्केट थोड़ा कंफ्यूज टाइप का है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे जाए कि पीछे जाए, तो वो एक ही जगह में कहीं ना कहीं घूमता रहता है. अगर मैं SBI कार्ड का ये देखूं तो ये कहीं ना कहीं ये जो एरिया है डे कैंडल में, दिस इज अ साइडवेज मार्केट. ना तो मार्केट बुलिश है ना तो मार्केट बेरिश है, लेकिन यहाँ पर एक हल्का सा काउंटर रिएक्शन देखने को मिला है ना, और ये कैंडल भी सपोर्ट कर रहा है. कौन सा कैंडल फॉर्म हुआ था, कौन सा कैंडल है सर ये, हरामी. हरामी है क्या. एक तो मुझे ये दिख रहा है, क्या बोलेंगे इसको, पेपर आम মনে হচ্ছে না এটা? কি মনে হচ্ছে, বিহারিশ হারামি. बियरिश हरामी. हाँ मुझे भी वही लग रहा है सर, बियरिश हरामी लग रहा है. बियरिश हरामी मैंने बेसिकली मार्केट में डाउनफॉल आएगा, तो कैंडल भी कंफर्म कर रहा है कि मार्केट में एक करेक्शन आएगा. जो लोग ऑलरेडी कैंडल पढ़ चुके हो वो लोग इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा. मार्केट में इस तरह का सिनेरियो होता रहता है कि कब डाउन जाएगा मार्केट, कब अप जाएगा मार्केट, और प्रॉपर कंफर्मेशन आपको कैंडल देता है, और तब जाके आप सोच लो आपको क्या करना चाहिए. आप अगर ऑप्शंस में भी हो तब भी आप सेलर बन सकते हो ना, जब आप श्योर होते हो तब आप सेलर बन जाओ कि मार्केट गिरेगा. तो इस तरह का सिचुएशंस होता है, ये शॉर्ट टर्म एक फ्लक्चुएशंस है. फिर यहाँ पे देखो फिर से मार्केट एक हल्का साइडवेज चला, फिर मार्केट में आप ट्रेंड देखने को मिला. ये शायद सपोर्ट, ये मुझे जितना पता लग रहा है ये सपोर्ट जोन टच कर गया सर, और मार्केट में ग्रोथ भी चालू हुआ, फिर से रिएक्शन. तो कहने का मतलब है कि जब मार्केट में डाउ क्या कह रहा है, डाउ बोलना चाहता है कि साइडवेज मार्केट रिमेन साइडवेज, मार्केट में रिमेन साइडवेज फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड. इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल रिलायंस का दिया गया है यहाँ पर, ठीक है. और भी एग्जांपल्स हैं, मेरे को और भी कुछ याद आ रहा है मुझे, जब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ या इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 2013-14 का बात याद कर रहा हूँ. रिलायंस इंडस्ट्रीज बिटवीन 2010 and 13 was trading between 860 to 990. The substitute sideways market can be substitute for a secondary trend. माने हम इसको सब्स्टिट्यूट नहीं बोल सकते कि ये सेकेंडरी ट्रेंड है. अब रिलायंस को देखो ना, रिलायंस का अगर आप देखना चाहते हो आप देखो रिलायंस को, 2010 से 13 में रिलायंस का क्या हालत था. चेक इट हियर. देखो और क्या चाहिए, लुक दिखाई दे रहा है सबको. कि सबाई देखते पाচ্ছে কি পাচ্ছে না,
हाँ सर। हालत देखो सर हाँ, सर। साइडवेज का, गजब का साइडवेज है। मुझे और एक कंपनी का नाम याद आया, ऐसे बहुत हो सके याद, बहुत कुछ आ सकता है, आप लोगों को भी आ सकता होगा। आइचर मोटर, दिस इज योर रॉयल एनफील्ड वाला। ये क्या, आइचर मोटर का क्या निकल गया सर? हाँ, आगे इसका भी देखो, इसको भी देखो आप, 2010 से 7-8 से देखो आप, जो भी मूवमेंट चालू हुआ इधर चालू हुआ है। ठीक है, ये एक्चुअली प्योर बिजनेस एनालिसिस है कि काम करते करते कब किसको मौका मिलेगा और किस टाइम पे किसका कॉन्सेप्ट हिट कर जाएगा मार्केट में, ये वक्त बताता है। और इस वक्त के साथ साथ आपको एक्चुअली वही चीज, मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करना, कंपनी का बिजनेस प्लान आइडेंटिफाई करना, उसका प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करना और फ्यूचर के बारे में सोच के काम लेना, तब जाके घर घर में झुंझुनवाला हो सकता है, घर घर में रामदेव अग्रवाल हो सकता है। ठीक है, बट इट्स नॉट एन ईजी टास्क। ठीक है, हम लोग तो अपने बारे में ज्यादा देर तक सोच नहीं पाते, हम खुद क्या है, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के कंपनी के बारे में सोचना, उसके बिजनेस के बारे में सोचना, ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, दिस इज नॉट एन एस्ट्रोलॉजी। बट इसमें आपको प्रॉपर प्रेडिक्शन भी अगर डेवलप करना है ना कि कंपनी आगे अच्छा करेगा नहीं करेगा, उस पर भी आपको बिजनेस का आइडिया लगाना चाहिए। हमारे घर के आसपास में जब कोई दुकान ओपन होता है ना, अगर आपका ऑब्जर्वेशन पावर अच्छा बने ना, दुकान ओपन होने के बाद कुछ दिन बाद ही ना आपको ना आइडिया लग जाएगा कि वो सामने वाला दुकान चलेगा कि बंद हो जाएगा। ऐसे मैं प्रेडिक्शन करता रहता हूँ, ऐसे मैं चाहता नहीं कि किसी का बिजनेस बंद हो, कभी नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि हर किसी का बिजनेस चले, दिल से बोल रहा हूँ सर, अगर वो लीगल काम कर रहा है तो। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन होता है, तो मैं सबको नहीं बोलता, घर में बैठ के अपने बीच में कभी मैम के साथ डिस्कस करता हूँ, कभी भाई के साथ, कि मुझे लगता है ये वाला दुकान ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, क्योंकि एटीट्यूड सही नहीं लग रहा है बिजनेस का। ठीक है, ये मेरे घर। हाँ हाँ बोलो। আমাদের পাড়ার একটা দোকান আছে ভাড়া দেয়। हाँ हाँ, ওই দোকান যতবার আছে ততবারই বলে দিয়ে 5-6 মাসের বেশি চলবে না। अच्छा मतलब তারপরে सौंपत भी मतलब हाँ बोल। যে দোকানটা আসার পরে রানিং করতে যায়, যে ভাড়া নেয় রানিং করে 5-6 মাস 1 বছর যেই যায় রানিংটা করতে যায়, বাড়িওয়ালা রেট বাড়িয়ে দেয়, ব্যাস দোকান ছেড়ে চলে যায়। यही प्रॉब्लम है, এই 5 বার দোকানের খরচ করতেই যেত। यही प्रॉब्लम है सर। मतलब एक्चुअली कहना आसान है, बट कोई भी चीज करना इतना आसान नहीं है। बट जब हम खुद वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, हम अपने बारे में नहीं सोच पाते ज्यादा कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या दम है। दूसरों के बारे में एनालिसिस करना, कितना भी किताब खोल के बैठ जाओ सर, कितना भी उनका एनुअल रिपोर्ट रीड कर लो, बट कुछ चीजें होते हैं ना, इनर इंस्टिंक्ट होते हैं, नॉलेज के साथ वो डेवलप होता है, तब जाके आप डिसीजन भी ले पाओगे। चलो ठीक है, समझ जाओगे, डाउ का ही बातें हैं। तो डाउ कहना चाहता है कि मार्केट कभी कभी इतना साइडवेज चलता है कि लंबा समय के लिए भी होता है। ऐसे भी रिलायंस का, आईचर का आपने देखा। द क्लोजिंग प्राइस इज द मोस्ट सैक्रेड, डाउ का एक 9th पॉइंट है, क्लोजिंग प्राइस सबसे सैक्रेड माना जाता है। ये आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के केस में भी देखोगे। Between the open, high, low and close price, the close is the most important price level because it represents the final evaluations of the stock during the day. मतलब लास्ट सच क्या है लास्ट सच क्या है वो एक्चुअली क्लोजिंग प्राइस ही बताते हैं। उससे पहले जो हुआ इतिहास हो गया। हाँ, इतिहास भी इंपॉर्टेंट है, बट जो लास्ट सच्चाई है उसके ऊपर डिपेंड करके कल का फ्यूचर डिपेंड करता है, इसलिए मोस्ट सैक्रेड माना जाता है उसको एज पर डाउ। तो डाउ ने 9 टेनेट दिया, ठीक है, जिसके ऊपर बेस करके डाउ ने मार्केट का फेज को डिफाइन किया कि मार्केट में एक्यूमुलेशंस होते हैं, मार्कअप होते हैं, शॉर्ट टर्म करेक्शंस होते हैं, फिर से मार्केट मार्कअप फेज में आ सकता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, माने सेल होता है। एक्यूमुलेशन माने बाइंग फेज, डिस्ट्रीब्यूशन माने सेलिंग फेज, और इसके बीच बीच में करेक्शन फेज एज वेल एज मार्कअप फेज देखने को मिलता है। तो डाउ थ्योरी सजेस्ट द मार्केट्स आर मेड अप फॉर 3 डिस्टिंक्ट फेजेस व्हिच आर सेल्फ रिपीटिंग। ये बार बार होता है सर,
and these are called the accumulation phase, the markup phase and the distribution phase. Accumulation phase usually occurs right after a steep sell off in the market. जब मार्केट में एक बहुत जोर का सेल जनरेट हो जाता है ना, उसके बाद मार्केट में accumulation phase क्रिएट होता है. आपको ये चीज मैं, ये देखो, अगर आप SBI कार्ड में भी देखोगे ना, ये देखो, ये बहुत जोर का गिरा है जुलाई में, है ना, जुलाई में जोर का गिरा है. उसके बाद ये देखो फिर से एक अपना एक्यूमुलेशन करने का कोशिश कर रहा है, एक्यूमुलेशन करने का कोशिश कर रहा है, बट बीच बीच में थोड़ा सा काउंटर रिएक्शंस भी हो रहा है, बट कोशिश तो कर रहा है ना. एग्जैक्टली सर, यही चीज बताने का कोशिश हो रहा है. ऐसे आप और भी दूसरा कंपनी ओपन करके देखो, आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा. ऐसे चीज आप आईचआर मोटर में देखना चाहोगे, वहां पर भी देखने को मिलेगा. ये स्टीप फॉल के बाद मार्केट में वापस एक धीरे धीरे क्या होता है, एक्यूमुलेशन फेज क्रिएट होता है, लेकिन एक स्टीप फॉल के बाद ही होता है. चलो आईचआर मोटर में भी मुझे दिख रहा है. लुक एट सर अगेन. अच्छा, ट्रेडर को क्या चाहिए? ट्रेडर को ट्रेंड चाहिए. अरे वो एक गाना है ना, बेबी को बेस पसंद, क्या बोलते हैं, बेस पसंद है ना, वैसा ही ट्रेडर को ट्रेंड पसंद है. ट्रेडर को, सर आप भी गाना लिखोगे क्या? सर मैं भी कभी कभी सोचता हूँ रैपर बन जाऊं. सर कोई नहीं सुनेगा. अरे ना सुने, मैं खुद गाऊंगा. जो गाना गाता है ना वो अपने लिए गाता है, फिर लोगों को पसंद आ जाता है, वो अलग बात है. इसलिए अपने लिए गाओ, अपने लिए करो, लोगों को पसंद आए ना आए वो तो समय बताएगा. ये सर, ये थ्योरी मैंने जनरेट किया. लोग खुश होंगे कि नहीं होंगे ये हमारे हाथ में नहीं है, बट हम खुश होंगे कि नहीं होंगे ये हमारे हाथ में है. अगर आपको लगता है कि आप रैपर बन सकते हो खुद के लिए, तो बनो ना रैपर. कौन बारन करता है आपको? लोगों को पसंद आएगा, सुनेगा, नहीं तो आप खुद अपने लिए सुनो. ट्रेडर को ट्रेंड पसंद है, बस यही तो ट्रेडर का जगह है. यहाँ पर डाउनफॉल अगर आपने पकड़ नहीं पाया, कोई बात नहीं, आप देखो, ऑब्जर्व करो कि मार्केट कहां तक नीचे जा सकता है. मार्केट गया नीचे. अच्छा, नीचे जाने के बाद आप किस बिजनेस में हो, आईचआर मोटर, अच्छा रॉयल एनफील्ड का बिजनेस को देखो, ठीक है. जरूरत पड़े तो फंडामेंटल्स भी चेक करो, और ट्रेंड को इधर आप कैंडल के थ्रू से चेक करते रहो. देखो कि मार्केट में आपको कुछ जनरेट हो रहा है कि नहीं, थोड़ा रेक्टिफाई करेगा ये, और देखो फिर से एक्यूमुलेशन फेज बना रहा है. ऑब्वियसली अभी तक कोई प्रॉपर कैंडल बना है क्या? हाँ, यहाँ पर बना है. ये देखो, ये वाला कैंडल मुझे ठीक ठाक लग रहा है. क्या है ये? एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग. मतलब आप लोग ऑब्जर्व करते रहना सर. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पॉजिटिव ट्रेंड में लास्ट कुछ दिनों में आगे जाएगा. मतलब आपके ट्रेड के लिए भी वाइटल है. मैंने आपको, ये ऑलरेडी बाइंग जोन बन चुका है मेरे हिसाब से, ऑलरेडी बाइंग जोन बन चुका है. अभी भी मौका है, अभी भी मौका है. एक पतला सा क्या बना है सर आज? एक पतला सा डोजी बना है. मैंने आज थोड़ा इंडिसीजन चल रहा है, बट अगर कोई वीकली या मंथली या 2-3 महीने के लिए होल्ड करना चाहता है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहे, तो चांसेस इज वेरी हाई, चांसेस इज वेरी हाई कि ये पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा. सर ये भी रैंडम पिक किया हम लोगों ने, पहले से सोच के नहीं आया था. ये तो पढ़ते पढ़ते जो दिख रहा है वही बता रहा हूँ मैं. आप भी देख रहे हो, मैं दिखा रहा हूँ, आप भी देख पा रहे हो. कैंडल आपको, ये इसको बोलते हैं इंगल्फिंग. जो लोग कैंडल जानते हो कोई बात नहीं, जो नहीं जानते उसको कैंडल सिखाया जाएगा, डोंट वरी सर. दिस इज कॉल्ड बुलिश इंगल्फिंग, और बुलिश इंगल्फिंग बहुत ही अच्छा कैंडल है सर. इसको मल्टीपल कैंडल बोलते हैं, और इस तरह का मतलब कैंडल स्टिक्स मार्केट में अपना मतलब बात को रखना जानता है. बट पॉइंट इज वेरी सिंपल कि यहाँ पर आपको दिख रहा है सर, डाउ का कॉन्सेप्ट दिख रहा है कि एक डाउनफॉल के बाद मार्केट में वापस सिचुएशंस क्रिएट होता है जहां पर वो एक्वायर करता है, मैंने एक्यूमुलेशन करता है. मार्केट समझ नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता, बट समझने लायक समय देना पड़ता है. Accumulation phase usually occurs right after a steep sell off in the market, and the steep sell off in the market should have frustrated many market participants. जब मार्केट गिरता है ना, ज्यादातर लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, डर जाते हैं, losing hope of any uptrend in price.
द स्टॉक प्राइस वुड हैव प्लमेटेड टू रॉक बॉटम, मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, अल्टीमेटली प्लमेटेड हो जाते हैं, वैल्यूएशंस भी खराब होता है, बट कुछ बायर होते हैं स्टिल बी हेजिटेंट टू बाय fearing another sell off, hence the stock price languishes at low levels, stock price और गिरता है, and this is when the smart money enters the market. यही तो स्मार्ट लोगों का एरिया है सर। आपको पता है सर दुनिया में 3 तरह का लोग होते हैं। हेलो सर, आप पढ़ाओगे कि ये सब बताओगे, मोरल बताओगे? सर एक्चुअली खेल मोरलिटी में है, एक्चुअली खेल मोरलिटी में, मार्केट में कुछ नहीं रखा है। मैं आपको एक सिंपल सा चीज बताता हूँ, जब बाकी दुनिया के हर लोगों को हर चीज में नेगेटिव लगता है, स्मार्ट लोगों को उसी चीज में फायदा लगता है। एक स्मार्ट डिसीजन मेकर कोई भी, मैं खुद को स्मार्ट नहीं मानता उतना, बट अगर मैं स्मार्ट हूं, अगर आप स्मार्ट हो, आप वो काम करोगे शायद जो कुछ लोग सोच भी नहीं सकता। हाँ, हो सकता है कि आपका स्मार्टनेस कभी कभी आपको प्रॉब्लम में डालता है, बट अगर आप सच में स्मार्ट हो ना, आप अपने गलती से सीखोगे और 10 में से 8 बार सही करोगे, 2 बार गलत करोगे, और एक दिन ऐसा आएगा 10 में 10 ठीक हो जाएगा। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल। किसमें बात कर रहे थे? आईचार पे। हाँ, जब सबको लग रहा था मार्केट और गिरेगा, देखो यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन दिया, फिर यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हुआ, फिर उसके बाद देखो मार्केट में वापस एक सिचुएशन, ये क्यों अचानक से मार्केट ट्रेंड क्यों बदला? आप इस दिन का डेटा चेक करके देखो, आपको सब डेटा मिलता है आपके स्टॉक ब्रोकिंग फर्म से। आप स्टॉक्स वगैरह में तो बहुत अच्छा दे रहा है आजकल। एफआईआई डेटा चेक करो, डीआईआई डेटा चेक करो, माने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब जो इवन म्यूचुअल फंड्स वगैरह, एक्चुअली वही लोग एफआईआई डीआईआई के नाम पे मार्केट में आते हैं। आप देखो कि इस टाइम पे किनका ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहा है, आप चेक करके देखोगे 90% केस में आपको, 90 क्या 99% केस में आप देखोगे कि एफआईआई डेटा ही है, उन्हीं ने मार्केट में आया और स्मार्ट डिसीजन लिया और मार्केट को ग्रो करा दिया। अच्छा, अब एफआईआई डीआईआई कब क्या करेगा ये हमको बोल के तो नहीं करेगा, है ना सर? एफआईआई कब मार्केट में पैसा लगाएगा हमको बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा ना। क्या कहते हो आप लोग, क्या कहते हो? बोल के करता है क्या वो लोग? अरे बोलेगा तो नहीं। तो फिर एक रिटेल पार्टिसिपेंट्स माने हम आप जैसे लोग इसका क्या फायदा उठा सकता है? उसको बस मार्केट को फॉलो करना चाहिए कि कब तक मार्केट डाउन जाएगा, उसके बाद जब वो देखेगा कि मार्केट थोड़ा सा देखो रुक गया, थोड़ा स्टॉपेज लगा रहा है ना, ब्रेक लगा रहा है, ब्रेक लगा के धीरे धीरे स्टॉप हुआ, उसके बाद फिर से मूविंग गियर दिया है। अब इस मूविंग गियर को कौन ऑपरेट कर रहा है? अगर आप डेटा चेक करोगे, मे बी इस दिन का डेटा चेक करो, आप देखना जरूर कुछ एफआईआई एक्टिविटी बढ़ा हुआ होगा, उसके बाद भी चेक करोगे। हाँ कॉल এফআইআই এর হোল্ডিং বেড়েছে, কারণ মার্চ কোয়ার্টারে 28.63 ছিল, ওটা 30 হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আর তারপর ব্লক ডিলও হয়েছে মে মাসে, মানে চেক করলি নাকি এক্ষুনি? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওদের যে প্রমোটার আছে সিদ্ধার্থ লাল, উনি পারচেজ করেছিলেন ব্লক কোয়ান্টিটিতে। समझ में आ रहा है सर? अब एज ए ट्रेडर क्या करना है सर? एज ए ट्रेडर बस आपका इस ट्रेंड का फायदा लेना है। आपके पास मानो 50,000 है, आपके पास 1 लाख है, आप थोड़ी ना मार्केट में लीड करोगे, लेकिन आप अपने हिसाब से लीड करोगे। आपके पास 5 लाख है, 10 लाख है, चलो मान के चलते 50 लाख है, जो भी है आपके पास, मार्केट के हिसाब से 50 लाख भी कुछ नहीं है। आपके पास जितना है, जितना रिस्क टेकिंग एबिलिटी है आपका, आप उसका यूज करो और ट्रेंड का फायदा लो। हाँ, बहुत सारा मैटर काम करता है कि प्रॉपर कैंडल फॉर्म होने से तभी जाना चाहिए, अगर कॉन्फिडेंस नहीं आए छोड़ दो, उसको भी बताऊंगा लास्ट में, कंप्लीट चेकलिस्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है? जैसे डाउ का ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी काम करेगा, लेकिन डाउ जो बताना चाहते हैं उसको जानो समझो, गलती बहुत कम होगा, गलती बहुत कम होगा और राइट डिसीजन मेकर बनोगे और अपॉर्चुनिटी यूज कर पाओगे। मार्केट से पैसा कमाना है ना सर, तो ये सब सच्चाई है, ये सब सच्चाई है, और थोड़ा सा कॉशियसनेस के साथ।
ठीक है, थोड़ा कॉशियसली चलना है, ज्यादा सावधानी नहीं होना चाहिए। ज्यादा सावधानी में तो इंसान पैर आगे ही नहीं बढ़ाता है, वैसा सावधानी नहीं मत बनो सर, थोड़ा सा। अच्छा, कभी कभी गलती हो सकता है, बट वो एक आध बार होगा, बार बार नहीं। ये तो मैं रैंडम पिक करके बताया आपको, आप खुद भी ऐसे रैंडम पिक कर सकते हो। ठीक है, जैसे अभी मैं बात करते करते यहाँ पर आ गया, ऐसे तो मैं इस तरह का रेडी कभी नहीं करता। ठीक है, तो बात करते करते आपके सामने आया, आपको खुद बोला, आप खुद भी ऐसा चेक करो। आप देखो कि जहां पर भी अचानक से ट्रेंड बढ़ा है, कुछ ना कुछ बड़ा स्मार्ट इन्वेस्टर का पैसा हुआ, इसको स्मार्ट मनी कहते हैं, उसे स्मार्ट मनी कहते हैं। स्मार्ट मनी माने बड़े बड़े लोग जो इसका फायदा उठाता है। म्यूचुअल फंड्स वगैरह आता है, इंश्योरेंस कंपनीज आता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस वाले आते हैं, वो आएगा पैसा कमा के जाएगा, और उस ट्रेंड का पार्ट बनना है आपको, उस ट्रेंड का पार्ट बनना है आपको एज ए ट्रेडर। आप कौन? आप एक रिटेल पार्टिसिपेंट सर। अब क्या है सर, देखो सर, डर तो रहेगा, डर किस चीज को नहीं होता है, पैसा में डरते हैं सभी को, कमाने से नहीं, गवाने से। ठीक है, लेकिन जब गवाने का डर को जीत गया, वो कमाने का खुशी भी उसको मिल सकता है। ये मैंने भी रियलाइज किया सर। अगर आपको खोने का डर होता है, तो खोने का जो डर है उसको जीतना चाहिए। जिस दिन आप देखोगे कि खोने का डर आप जीत गए मैंने क्या, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करो, लेकिन खोने का डर खत्म हो रहा है आपको, कि चलो जाएगा तो कोई बात नहीं, फिर से कमा लूंगा। अगर ये एटीट्यूड है ना, तो आप जरूर कमा लोगे। लेकिन अगर आपको डर है कि आपसे खो जाएगा, आपसे खो जाएगा तो फिर क्या होगा, मैंने आपको डर है कि आप फिर से नहीं कमा पाओगे, तो फिर आप हमेशा पीछे ही रह जाओगे। बट अगर आपको ये दम है कि वे खो जाएगा तो क्या हुआ, जिंदगी है, फिर कमा लेंगे, तो फिर देखना आपको डबल मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा, 4 टाइम्स ज्यादा मिलेगा। ये मैं अपना ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ सर, बाकी सबका अपना अपना ऑब्जर्वेशन है। तो स्मार्ट मनी कब एंटर करता है, आप समझ गए? अच्छा, मैं आपको एक चीज बता रहा था कि दुनिया में 3 तरह का लोग होता है। एक स्मार्ट, जिसको पता है वो क्या करेगा। एक होता है चलाक। तो आप स्मार्ट नहीं बन सकते तो कम से कम चलाक बनो। ठीक है, चलाक का क्या है ना, वो अपनी गलती से सीख के डिसीजन लेते हैं, और स्मार्ट को देख के वो डिसीजन ले लेता है, वो क्लेवर होता है। तो क्लेवर लोग भी मार्केट से कुछ कमा के लेके जाते हैं। और एक तरह का लोग होते हैं जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इडियट। इडियट आई डोंट नो सही वर्ड होगा कि नहीं, मैंने बेसिकली जिसको हम लोग बोलते हैं बोका। बोका को क्या बोल सकते हैं, बोका का सही इंग्लिश क्या होगा? हाँ चलो, इडियट ही बोलते हैं। स्मार्ट, क्लेवर, बोका। ठीक है, नॉनसेंस, हाँ नॉनसेंस भी बोला जा सकता है, सेंस नहीं है। मैंने जो जो अपने गलती से तो सीखता ही नहीं है, उसको पता है कि जाएंगे तो मर जाएंगे, फिर भी जाएगा। इतना लोभी है, इतना लोभी है, मरेगा फिर भी जाएगा। तो ये डिसाइड करता है आप पे कि आप स्मार्ट बनोगे, क्लेवर बनोगे, कि इडियट टाइप का कुछ बनोगे। मैं किसी को बोल नहीं रहा हूं, मैं नेचर से बता रहा हूं। स्मार्ट मनी कब पैसा आता है? क्लेवर कौन है? जो ट्रेंड को फॉलो कर लेता है। इडियट वो होते हैं जब समय था तब कुछ नहीं किया, समय जाने के बाद सोच रहे कि नहीं किया, या फिर जाना नहीं चाहिए था तब चला गया। जब मार्केट में खत्म हो गया, सैचुरेशन हो गया, तब बोल रहे कि अब कुछ होगा, तब पैसा डाल रहे हैं। अब क्या होगा? अब तो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। अब तुम सोचो, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में किसी ने इन्वेस्ट किया मार्केट में, उसका क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन फेज माने ये है ना, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब तुम अगर डिस्ट्रीब्यूशन फेज में पैसा डालोगे तो क्या होगा तुम्हारा? मुश्किल में पड़ जाएगा। समझ नहीं आ रहा है, छोड़ो ना। अच्छा, यहाँ कैंडल भी कुछ बता रहा है, क्या बता रहा है कैंडल, बोलो। डिस्ट्रीब्यूशन फेज engulfing, कौन bearish सा एंगल? बेयरिश एंगल। bearish. बता तो रहा है सर मार्केट। देखो मार्केट को पढ़ना कितना आसान है। ये देखो कितना अच्छा कैंडल है, गजब का कैंडल है। कौन सा वाला बोलो तो? ये लास्ट 2, जहां से मार्केट एग्जैक्टली अपना गियर शिफ्ट किया है। दिस इज कॉल्ड बियरिश एंगल्फिंग। और बियरिश एंगल्फिंग, मैं आपको अभी बोल रहा था ना, एंगल्फिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल्स है मार्केट का। और एंगल्फिंग आपको बता रहा है कि हम गिरने वाले हैं।
फिर भी आपको जाना है। एक्चुअली क्या है ना, लोग पता ही नहीं है, वो टीवी न्यूज देखा कि एसबीआई कार्ड में क्रिएट न्यू हाई, इस तरह का कुछ न्यूज देखा, ले लिया 920 पे, चलो लेते हैं न्यूज, जी न्यूज बोला, गलत थोड़ी बोलेगा। एनडीटीवी प्रॉफिट बोला, गलत थोड़ी बोलेगा। रिसर्च एनालिस्ट आके बोलते हैं वहां पर, अरे सर वहां सेटिंग रहते, वो अलग बात है। आपका समझ आप देखो ना, बहुत लोग आके जी बिजनेस में आके बोलेगा, एनडीटीवी में बोलेगा, हजारों चैनल्स में बोलेगा, आजकल तो यूट्यूब में और ज्यादा भयंकर है। आप अपना दिमाग कब लगाओगे? किसी के कहने पे कुछ मत करो सर, सुनो सबका, करो अपना। मैं भी कुछ बोल दूं तो उसको भी रेक्टिफाई करना। सर ने बोला है मैंने सब सही, ऐसा नहीं है। अपना दिमाग कब लगाओगे? ভাই কি হয়েছে বল। একটা বাংলায় প্রবাদ আছে, নিজের বুদ্ধিটা শক্তি দেওয়া ভালো, অন্যের বুদ্ধিটা না। ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली। सीखो, सीखने के बाद दिमाग अपना लगाओ, ऑब्वियसली। दूसरे के दिमाग में तुम अपना नैया कैसे पार करोगे? कब तक चल सकता है आपका गाड़ी? नहीं चल पाएगा। तो किसी और का दिमाग लगाने से पहले 10 बार सोचो, 10 बार सोचो, 1000 बार सोचो, बट यूज योर ओन ब्रेन। इसीलिए सीखना पड़ता है, इसीलिए सीखना पड़ता है। सीखो, किसी के कहने पे कुछ ना करो, सुनो। अगर कोई कुछ कह रहा है, सुनने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, सुनो ना। फिर सुनने के बाद उसको देखो ना क्या कह रहा है, फिर अपना नॉलेज को वहां पर अप्लाई करो, उसके बाद डिसीजन लो। आपका ही पैसा है, उसका पैसा थोड़ी है, जाएगा तो आपका जाएगा। आई होप कि डाउ का मजा देखो आप, डाउ जो बोल रहे कितना मैच कर रहा है, तभी तो डाउ को लोग पूछते हैं। The smart money, usually institutional investors who invest in long-term perspective, they invariably seek value investment which are available after a steep sell-off. Institutional investors start to acquire shares regularly in large quantities over an extended period of time. This is what makes up accumulation phase. वो धीरे धीरे accumulate करता है. This also means that the sellers trying to sell during accumulations which easily find buyers. सेलर जब सेल कर रहा था, एक्चुअली मार्केट में बाई सेल चलता कैसे है, देखो मैं आपको किसके बारे में बताऊं, एसबीआई कार्ड में भी बोल सकता हूँ, चलो आईचआर मोटर में मुझे ज्यादा ठीक ठाक लग रहा था। यहाँ पर जब एसबीआई कार्ड के सेलर सेल कर रहा था, तो इनको बायर कैसे मिल गया? बायर मिला थ्रू एफआईआई, माने मार्केट में लिक्विडिटी इसी तरह से फॉर्म होता है सर। गजब चीज है सर, एक इतना इंटरेस्टिंग चीज है, साइकिल का पहिया की तरह कैसे चलता है समझ में नहीं आता। कभी एक ऊपर तो कभी एक दूसरा नीचे, कभी एक स्पोक ऊपर तो दूसरा नीचे, तो ऐसे ऊपर नीचे होते होते मार्केट चलता रहता है। मार्केट का ये साइकिल का चक्का के जैसा है, जस्ट लाइक अ साइकिल। साइकिल चलाते उसका टायर नहीं होता, कभी ऊपर कभी नीचे, उस तरह से वो घूमता रहता है, आप भी चलते रहते हो। मार्केट भी उस तरह का। अगर सेलर सेल करेगा तो किसको करेगा? ये बायर नहीं मिलेगा तो, बट मिल जाता है ना बायर, बिकॉज देर इज ऑलवेज लिक्विडिटी इन द मार्केट। स्पेशली जो अच्छे कंपनीज होते हैं उस पर लिक्विडिटी दिखता है, इसलिए आपको हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है कि आप वैसे स्टॉक में ट्रेडिंग करो या इन्वेस्ट करो जहां लिक्विडिटी मिले, यानी सेलर को बायर मिल जाए, बायर को सेलर मिल जाए, पति को पत्नी मिल जाए, पत्नी को पति मिल जाए। समझ रहे सर? ठीक है, सब कुछ एकदम ठीक ठाक बन जाएगा। जैसे राजस्थान हरियाणा साइड में किसी लड़के को शादी करना है तो लड़की नहीं मिलता है सर, क्यों? क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी प्रॉब्लम है। सर कैसा लिक्विडिटी? वहां पर बहुत खराब काम किया है उनके पुराने लोग, मूर्खता के कारण लड़की लोगों को पेट में ही मारा है, ठीक है, भ्रूण को मारा है सर। आज उसका भुगतान हो रहा है। आजकल और नहीं मारता है, आजकल इतना खराब हालत है राजस्थान हरियाणा साइड में कि लड़का का शादी कराना है, लड़की ही नहीं है। तो लिक्विडिटी खत्म करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा किसी भी फील्ड में। मार्केट तो है ही उसका एक पार्ट। सामाजिक मैटर में भी लिक्विडिटी चाहिए होता है, बैलेंस, है ना। हम लोग मूर्खता करके लड़का ये करेगा वो करेगा, लेकिन है अभी भी बहुत प्राचीन सोच है लोगों के अंदर। बंगाल में भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है, लेकिन जहां जो प्रॉब्लम है मैं तो बताता हूँ। चलो आगे देखें। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से स्मार्ट मनी आते हैं और उसमें मार्केट में उनको बायर को कैसे सेलर मिल गया, सेलर को कैसे बायर मिल गया।
तो आपके मन में सवाल हो सकता है, मैं सेल करूंगा तो बायर कौन होगा? अरे आप आके तो देखो मार्केट में, बायर कैसे नहीं मिलेगा? कभी कभी एक्यूमुलेशन फेज सेवरल मंथ्स तक मार्केट में रहता है, और ये एक्यूमुलेशन फेज वो टाइम है, अगर आप भी इसको समझ जाओ ना तो आप तो स्मार्ट मनी की तरह ही काम कर लोगे। एफआईआई का जो सोच होता है, अगर आप उनके जैसा सोच पाते हो ना, तो फिर आपका जिंदगी बन गया। Once the institutional investors absorb all the available stocks, short-term traders sense the support. These usually coincide with the improved business sentiment. This factor tend to take the stock price higher. माने एफआईआई के साथ कौन आ जाएगा? ट्रेडर आ जाएगा, शॉर्ट टर्म ट्रेडर, है ना? अब ट्रेडर पॉजिटिवली किसके साथ आ गया? एफआईआई के साथ जुड़ गया, और मार्केट में कुछ बिजनेस सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया। अब क्या हो जाएगा? स्टॉक प्राइस बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड मार्कअप फेज, दिस इज कॉल्ड मार्कअप फेज। इसी टाइम पे मार्कअप रेडी होता है। चेक कर लो मार्कअप कैसे होता है। एफआईआई के साथ जब ट्रेडर जुड़ जाते हैं, मार्कअप हो जाता है, और फिर मार्केट में एक ट्रेंड आ जाता है, और उसी ट्रेंड में ट्रेडर अपना जो भी है वो निकल लेता है। समझना सर, कैंडल वैंडल सब काम आता है लेकिन बुद्धि लगाना पड़ता है। The stock price rallies quickly and sharply. The most important feature of the markup phase is speed. Because the rally is quick, the public at large is left out the rally. बहुत सारे लोग पीछे छोड़ जाते हैं। हाँ सर, निकल गया ना गाड़ी, गाड़ी निकल गया, इतना जोर से भागेगा ना, बहुत सारे लोग गाड़ी मिस कर जाता है। न्यू इन्वेस्टर्स आर mesmerized by the return. अब जो न्यू है ना, वो रिटर्न पाके बड़ा खुश होते हैं, and everyone from the analyst to the public sees higher level ahead. कभी कभी जरूरत से ज्यादा वैल्यूएशंस हो जाते हैं। Finally, when stock price reaches new high, that is 52-week high, all-time high, everyone around talking about the stock. अब news report turn optimistic, business environment suddenly appears vibrant. तब न्यूज चैनल वाले आ जाएंगे, स्टॉक अपना आसमान छू लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, आज का ताजा खबर स्टॉक मार्केट चैनल्स में, ठीक है। एंड अब क्या होगा? अब मजा है। अब बहुत सारे लोग जिनका बस मिस हो गया था ना, वो बस में चढ़ने के लिए आएगा। बट सर इस बार मुश्किल है, बिकॉज अब वो टाइम है जिसका फायदा स्मार्ट इन्वेस्टर्स उठाएगा। और इस बार क्या होगा? ये जो मार्केट न्यूज देख के जो लोग आए ना सर, जो मार्केट को बिना जाने सिर्फ मार्केट में खबर सुन के आया, उनका बहुत मुश्किल हो सकता है, और वही लोग लॉस खाते हैं। और ज्यादातर ऐसा ही लोग है ना, बिकॉज मार्केट को पहचानने के लिए मार्केट को जानना पड़ता है। न्यूज तो खबर होता है सर, पॉलिटिक्स में जो खबर सुनने को मिलता है वो खबर है। पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है, जो लोग रूट लेवल में पॉलिटिक्स को समझता है वो जानता है देश कहाँ है नहीं है। खबर दिखा के किसी चीज को अच्छा या बुरा बोला जा सकता है, बट वो कभी भी, ये आम आदमी ऐसे ही सोचता है ना, वो स्टार आनंद देख के वोट देने जाता है, लेकिन वोट थोड़ी ना स्टार आनंद देख करना चाहिए, अब बाद में लॉस खाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर, समझ में आ रहा है ना सबको? बोलो। বেসিক্যালি স্যার নিউজ চ্যানেলগুলো এখন পুরো ম্যানিপুলেশন করছে পুরো। अरे उनका चलता है उसी में से, वो, हाँ। उनका टीआरपी, उनका बिजनेस उसी में चलेगा। अगर कोई स्टॉक 52 वीक हाई नहीं है तो फिर उसका न्यूज दिखा के क्या करेगा? वो कौन देखेगा? वो चैनल 52 वीक हाई दिखा के उसका खबर चलेगा, उसमें उसका बिजनेस चलता है एडवर्टाइजमेंट से। সব বড় বড় লোকেরা সব মানে পুরো কোয়ান্টিটি হোল্ড করে বসে থাকে, মার্কেটে একটা নিউজ ছড়িয়ে দিল যে মার্কেটে এখনো গ্রোথ আছে বলে, যখন রিটেলাররা যখন সেখানে ঢুকবে তখন দেখবে মার্কেট নিচে দিয়ে ক্র্যাশ করছে। एग्जैक्टली, तब लॉस होगा। तो आप अगर खुद, वही तो मैं बोला ना सर, आप अगर स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह नहीं सोच पाओगे, या एटलीस्ट स्मार्ट ना बन पाओ, क्लेवर तो बनो, स्मार्ट को पकड़ के चलो, एटलीस्ट नॉनसेंस मत बनो। सर রিটেলাররা তো জানেই না যে মার্কেটে গ্রোথটা কেন এসেছিল। एग्जैक्टली, তারা क्योंकि वो ওটা तो না कभी দেখে আগে पढ़ा, ঢুকে পড়ছে। वो तो कभी पढ़ा ही नहीं ना, চলন্ত ট্রেন ধরার মতো। वो कभी, हाँ वो तो कभी जाना ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है। চলন্ত ট্রেন ধরার মতো।
এক্স্যাক্টলি যে ঢুকে পড়ি প্রফিট হবে বেরিয়ে আসবো, কিন্তু অলরেডি মার্কেট তখন ক্র্যাশ করতে শুরু করে। इसीलिए लॉस खाते हैं। अच्छा सुनो सर, एक छोटा सा बात है सर। सर आज एक्चुअली मुझे थोड़ा काम है, तो इसलिए मैं हार्डली क्लास रखा था। तो आज का क्लास में इतना ही रखता हूँ। कल हम लोग डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे और एलियट वेव को मैं नेक्स्ट वीक वापस कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, एलियट वेव नहीं, डाउ डाउ के बाद एक वेब में जाऊंगा। मैं जितना पढ़ाया Okay, आप लोग घर पे गो थ्रू करो। ठीक है, मैं कल मिलता हूँ सर आप लोगों से। ওকে স্যার, ठीक है, बाय सर। রাখছি। বাই ओके স্যার। सर।